आरसी एकेडमी का ये 25वां प्रैक्टिस सेट जो यूट्यूब पर हर सैटरडे को या संडे को लेके आते हैं हम लोग। तो ये अगर इस प्रैक्टिस सेट की आपको पीडीएफ फाइल देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ पे इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये उत्तराखंड पुलिस पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, बीडीओ, समूह गाँव या यूके SSSC के प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो प्ले लिस्ट में हमारी जो है क्या कहते हैं यूट्यूब पर प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप सारे इससे पीछे के प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हो जो उत्तराखंड के नए सिलेबस पर आधारित है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम आप लोग। पहला क्वेश्चन है सही मिलान कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है भाई। देखो बिहार, ये यहाँ पे जो है बिहारी हिंदी बता रहा है कि बिहारी हिंदी, देखो हिंदी की जो है 5 उपभाषाएं हैं भारत में, है ना। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, एक आपकी बिहारी हिंदी है, एक पूर्वी हिंदी, एक राजस्थानी हिंदी, एक पश्चिमी हिंदी और एक इसके अलावा जो है पहाड़ी हिंदी भी आती है। तो उन्हीं 5 में से 4 हिंदी की उपभाषाएं दी गई है और उन उपभाषाओं के अंतर्गत जो 18 बोलियां आती है। तो उन 18 बोलियों में से कुछ मैच करने के लिए दी है कि किस उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। जैसे बिहारी हिंदी है तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 उपबोलियां आती है, तो उन 3 उपबोलियों में से एक उपबोली दी गई है मैथिली, तो ये मैथिली जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भी 3 उपबोलियां आती है, उनमें से एक उपबोली यहाँ पे दी गई है अवधी, तो ये अवधी जो है आपकी क्या है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। ऐसे ही राजस्थानी हिंदी की बात करें तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 उपबोलियां आती है, उन 4 उपबोलियों में से एक उपबोली दी गई है यहाँ पे ये मेवाती। और इसी प्रकार से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 उपबोलियां आती है और उन 5 उपबोलियों में से एक उपबोली दी गई है यहाँ पे हरियाणवी, है ना। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, पहले का चौथा है, दूसरे का तीसरा है और तीसरे का पहला है और चौथे का आपका दूसरा है, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी रचनाएं मन्नू भंडारी की नहीं है। देखो भाई यहाँ पे आप लोग देखो कि यही सच है, आंखों देखा झूठ, ये मन्नू भंडारी की रचना है। आपका बंटी 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान, ये भी मन्नू भंडारी की रचना है। महाभोज और कलवा, ये भी मन्नू भंडारी की रचना है। अब आप लोग यहाँ पे महाभोज पे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो चलो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। जंगल में मंगल, 2 दुखों का एक सुख, ये जो रचनाएं हैं ये मन्नू भंडारी की रचनाएं नहीं है, ये किसकी रचना है, शैलेश मटियानी की है। ये किसकी है, शैलेश मटियानी। ये दोनों के दोनों ही रचनाएं किसकी है, शैलेश मटियानी की है। अगर हम बात करें महाभोज की, तो महाभोज की रचना मन्नू भंडारी ने भी की है और महाभोज की रचना जो है शैलेश मटियानी ने भी की है। अगर हम बात करें शैलेश मटियानी की, तो शैलेश मटियानी का जो ये महाभोज है ना, वो शैलेश मटियानी का क्या है, एक मतलब कहानी है ना, ये क्या है, एक कहानी है। और अगर हम मन्नू भंडारी की बात करें तो मन्नू भंडारी की ये कहानी नहीं है, ये क्या है, उपन्यास है ना। शैलेश मटियानी ने इसको जो है उपन्यास के रूप में लिखा है, क्या कहते हैं आपका जो शैलेश मटियानी ने इसको कहानी के रूप में लिखा है और मन्नू भंडारी ने इसको जो महाभोज को एक उपन्यास के रूप में लिखा है। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न हो ये था इनमें से कौन सी रचना है मन्नू भंडारी की नहीं है, तो ये भी मन्नू भंडारी के दोनों के दोनों, ये भी मन्नू भंडारी के दोनों के दोनों ही, ये भी मन्नू भंडारी की लिखी गई है। महाभोज भी है और कलवा भी है और ऊपर से जंगल में मंगल और 2 दुखों का एक सुख जो है ये शैलेश मटियानी की, तो यही मन्नू भंडारी की नहीं है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय सोप ओपेरा का जनक। देखो भारतीय सोप ओपेरा का मतलब क्या होता है, भारतीय धारावाहिक, जैसे टीवी सीरियल जो चलते हैं उनको क्या कहते हैं, सोप ओपेरा या धारावाहिक बोलते हैं। तो भारतीय सोप ओपेरा का जनक किसे माना जाता है, आप लोगों ने एक रचना का नाम सुना होगा, है ना, हम लोग, है ना। एक रचना यहाँ पे जो है होती है जिस रचना का नाम क्या है, हम लोग। तो जो हम लोग रचना है, इस रचना के रचनाकार कौन है, मनोहर श्याम जोशी। याद रखना जो ये हम लोग रचना है इसके एक डेट मैं आपको बता रहा हूँ, 7 जुलाई 1984, एक डेट याद रखोगे आप लोग, किसके लिए, हम लोग रचना के लिए, 7 जुलाई 1984, है ना। 7 जुलाई 1984 को इसे जो है हम लोग रचना जो थी, इस हम लोग रचना को एक धारावाहिक बनाकर या क्या कहते हैं एक धारावाहिक बनाया और इसको जो है सबसे पहले किस पे चलाया गया, 7 जुलाई 1984 को दूरदर्शन पर, है ना। दूरदर्शन आपने सुना होगा, दूरदर्शन सबसे पहले टीवी पर चलाया गया था और दूरदर्शन पर चलाया गया पहला धारावाहिक या टीवी सीरियल जो था वो हम लोग था। और ये जो हम लोग है इसकी रचना किसने की थी, मनोहर श्याम जोशी ने की थी। और मनोहर श्याम जोशी के इसके बाद भी कई क्या कहते हैं रचनाएं ऐसी थी जिनको जो है टीवी सीरियल में जो है लिया गया था। तो इसीलिए मनोहर श्याम जोशी को क्या कहा जाता है, भारतीय सोप ओपेरा का जनक कहा जाता है मनोहर श्याम जोशी को। अगला क्वेश्चन देखना यहाँ पे, कुमाऊनी भाषा के शब्दों के अर्थ का सही मिलान कीजिए। तो कुमाऊनी भाषा के शब्दों के अर्थ का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे क्या है आपका, जैसे ऊपर है, ऊपर को कुमाऊनी भाषा में मल कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं जौनपुरी भाषा में, रवाई जौनपुरी भाषा में भी मल बोलते हैं, गढ़वाली भाषा में भी बोलते हैं कहीं कहीं। छोटे को कुमाऊनी भाषा में नान बोलते हैं, बड़े को कुमाऊनी भाषा में ठुल कहते हैं और बाजू को कुमाऊनी भाषा में क्या है, मतलब जो पिता होता है उसको कुमाऊनी भाषा में बाजू कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो आंसर हुआ वो क्या हो गया आपका,
कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा कौन सा, सी। तो सी इसका जो है आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सी आंसर आ गया आपका इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यदि पूर्व पत्र, देखो यदि पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धृत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोबारा दोहराया जाता है तो यह किस विकल्प में आएगा। देखो क्या होता है, यदि पूर्व पत्र के संदर्भ में दोबारा उद्धृत करते हुए, देखो कोई सूचना थी और वो पत्र के रूप में जो है किसी को भेजा गया, क्या कहना चाह रहा है, पत्र के रूप में किसी को भेजा गया कोई सूचना, और जब वो सूचना किसी को भेजी गई तो उस सूचना का कोई जवाब नहीं मिला बाई चांस, तो क्या किया जाता है, उस पूर्व पत्र को जो है क्या किया जाता है, दोबारा लिखा गया है ना। उस पूर्व पत्र को क्या किया गया है, उस पूर्व पत्र को दोबारा लिखा गया, उसके संदर्भ को दोबारा उद्धृत करते हुए, मतलब दोबारा लिखते हुए सूचना को दोहराया जाता है। तो यह किस विकल्प में आएगा। तो ध्यान रखना, जब भी किसी सूचना को जो है सरकारी कार्यालय में कोई सूचना भेजी जाती है, उस सूचना का या उस लेटर का कोई जवाब नहीं आता है तो दोबारा उसका याद दिलाने के लिए दूसरी बार कोई लेटर लिखा जाता है, तो उसे कहा जाता है अनुस्मरण पत्र कहा जाता है। अनुस्मारक हो रखा है यहाँ पे तो अनुस्मारक भी लिख देता है कहीं कहीं पे, वैसे मेन आपका सही क्या हो जाएगा, अनुस्मरण पत्र, क्या हो जाएगा, अनुस्मरण पत्र हो जाएगा। तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन करा गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक होगा। आपको पता होगा जब किसी के लिए कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ किया जाता है तो वहां पे संप्रदान कारक होता है, तो यहाँ गरीबों को कुछ दिया जा रहा है तो संप्रदान कारक हो जाएगा, है ना। अपादान कारक होता है जहां पे अलग होने का भाव है, छत से बंदर कूदा तो अलग हो गया। कर्म कारक होता है जहां पे कोई काम किया जाता है, जैसे राम ने रावण को मारा तो कर्म कारक हो जाएगा। करण कारक होता है जहां पे साधन होता है, राम ने तीर से रावण को मारा तो साधन होता दिया, तो वहां पे करण कारक होता है ना। तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, यहाँ पे लिखा गया है कि किसी वाक्य में निपात अव्यय होगा, मतलब इनमें से कोई वाक्य दिया गया, उनमें से किसी एक वाक्य में क्या होगा, निपात अव्यय होगा। तो आपने निपात अव्यय जो है ढूंढना है। तो निपात अव्यय क्या होता है कि जब किसी वाक्य में कोई विशेष प्रकार का बल भर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, निपात, या निपात को जो है औधारक भी कहते हैं। आप ध्यान रखना, निपात को क्या कहते हैं, औधारक। औधारक और निपात एक ही चीज है, और ये क्या होते हैं, जब किसी वाक्य में कोई विशेष प्रकार का बल भर दिया जाता है तो उसे औधारक के निपात कहते हैं। देखो राधा के बिना श्याम परेशान है, यहाँ पे कोई बल नहीं भरा जा रहा, सिंपल सा बोल रहा है, वर्षा हो रही थी इसलिए मैं स्कूल नहीं गया, सिंपल सा वाक्य है ना। आपका यहाँ पे समुचय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है, ये समुचय बोधक अव्यय हो जाएगा। ये आपका जो के बिना मतलब आपका क्या है, ये मतलब एक दूसरे से जो है इसको जोड़ रहा है, संबंध बोधक होता है, और ये क्या समुचय बोधक होता है ना। राम घर ही जा रहा है, राम घर ही जा रहा है, तो ही जो है ये वाक्य में एक विशेष प्रकार का बल भर रहा है, तो ही इसमें क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। मैं वहां तक ही जाऊंगा, तो ये भी विशेष प्रकार का बल भर रहा है, तो तक हो सकता है, ही हो सकता है, वहीं हो सकता है, ऐसे प्रकार के जहां पे आएंगे शब्द वहां पे क्या होता है, निपात। तो ही इसमें निपात है, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन होगा। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है भाई, आप लोग जानते होंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन किसको कहते हैं, जो आपके ताड़न जात भी बोलते हैं, ताड़न जात, जो ताड़न जात व्यंजन होता है उनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है ऊपर तालू पे जाती है एक झटके से, और फिर तालू से झटके से जो छूटती है, जैसे हमने बोला डा ढा, ऐसे करके जीभ जो है तालू से छूटती है एकदम से, उसको ताड़न जात कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा, ये डा तो ठीक है, नीचे बिंदा होगा, और यहाँ पे ये ढा होगा, ऐसे करके इसको ठीक कर देना आप लोग, इसके नीचे ऐसे करके बिंदा होगा, तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया होगी। देखो हमने क्या कहा था आपको, पहले भी कई क्लास में भी पढ़ाया था, जिन्होंने हमसे क्लास पढ़ी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो भी सुन लो कि क्या होता है कि मैं खाना खाकर सो गया। वाक्य तो सिंपल है, लेकिन क्या होता है कि जब कोई कार्य होता है और कार्य होने के बाद जो फिर उसके ऊपर जो दूसरा कार्य होता है, तो वहाँ पे हमेशा पूर्वकालिक क्रिया होती है, मतलब एक क्रिया के बाद जो है दूसरी क्रिया होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि शेर ने मृग को मारकर हाथी पर हमला किया, तो पहले मृग को मारा और फिर हाथी पर हमला किया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया होती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मैं खाना खाकर सो गया, तो पहले खाया खाना और खाना खाकर क्या है, सो गया, तो एक क्रिया के ऊपर जो दूसरी क्रिया हो रही है तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो बी इसका, खाकर जो है ये पूर्वकालिक क्रिया होगी, तो बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यान आकर्षण वह स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम के व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को कहते हैं। देखो जब सरकारी अधिकारी क्या होते हैं, एक दूसरे को, सरकारी अधिकारियों के मध्य बोले ना, ध्यान आकर्षण है स्पष्टीकरण हेतु, तो जब सरकारी अधिकारी जो है एक दूसरे को लेटर लिखते हैं और उस लेटर में क्या है कि व्यक्तिगत शैली में उस लेटर को जब लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अगर वो व्यक्तिगत रूप से नहीं लिखता, केवल कार्यालय से दूसरे कार्यालय के हिसाब से लिखता, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका शासकीय पत्र हो जाता है। लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से लिख रहा है, लेकिन सरकारी कार्य के लिए लिखा रहा है, सरकारी
अधिकारी बोल रहा है मध्य ध्यान आकृति स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में जब लिखता है, सरकारी काम के लिए लिख रहा है तो वहाँ अर्ध शासकीय पत्र होता है, अर्ध सरकारी पत्र होता है। लेकिन अगर वो अपने व्यक्तिगत काम के लिए लिखता, सरकारी काम के लिए नहीं लिखता, तो वहाँ पे क्या हो जाता आपका मतलब सामान्य पत्र हो जाता है या अशासकीय पत्र हो जाता है, या है ना। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, कौन सा इसमें से शुद्ध वाक्य होगा? देखो भाई यहाँ पे उसने पुरस्कार का तिरस्कार किया। पुरस्कार का हमेशा अगर कोई नहीं लेना चाहता, किसी पुरस्कार को नहीं मानता कि ये पुरस्कार मेरे लायक नहीं है, मैं नहीं लेना चाहता, तो वो हमेशा तिरस्कार ही करता है, तिरस्कार कहते हैं उसको। उसने पुरस्कार का अनादर किया, अनादर शब्द का पुरस्कार के लिए कभी भी यूज नहीं करते, तिरस्कार ही यूज करते। उसने पुरस्कार का अवमान किया, ये भी कभी नहीं, अवमान शब्द का यूज भी नहीं होता। उसने पुरस्कार का अपमान किया, पुरस्कार का अपमान शब्द भी पुरस्कार में कभी यूज नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, तिरस्कार किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है पर्णकुटी का विलोम शब्द होगा। देखो पर्णकुटी का विलोम शब्द क्या होगा? पहले तो आप लोग ये देख लो कि पर्णकुटी होता क्या है। पर्णकुटी पर्ण प्लस कुटी से बना हुआ है, तो कुटी का मतलब हो गया कुटिया, और पर्ण का मतलब होता है घास पास, है ना। ये मतलब घास पात की बनी कुटिया, घास पात की बनी कुटिया को क्या कहेंगे? पर्णकुटिया कहेंगे। तो ये पर्णकुटिया का मतलब क्या है कि मतलब पर्णकुटी का मतलब है कि कुटिया, छोटी सी कुटिया होती है जो घास पात से बनी होती है ना। तुष्टि का मतलब क्या होता है? तुष्टि का मतलब होता है कि संतुष्ट होना या खुश रहना, यह है तुष्टि का मतलब। तटस्थ का मतलब क्या होता है? मतलब होता है निष्पक्ष रहना, है ना। क्या होता है इसका मतलब? निष्पक्ष। तटस्थ का मतलब होता है निष्पक्ष रहना, है ना, किसी का पक्ष ना लेना। प्रसाद का मतलब आप जानते होंगे, मंदिर में जो बंटने के बाद प्रसाद दिया, मंदिर में जो पूजा के बाद जो वितरित किया जाता है वही प्रसाद होता है। प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है, प्रासाद का मतलब होता है क्या? महल, है ना। प्रासाद का मतलब होता है महल या प्राचीन काल में बनाए गए ईंटों और क्या कहते हैं सीमेंट के पक्के जो मकान होते हैं, आप उसको प्रासाद बोल सकते हो। तो यहाँ कह रहा है पर्णकुटी का विलोम शब्द। पर्णकुटी का मतलब क्या होगी? छोटी कुटिया होगी जो घास पास की बनी है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? महल हो जाएगा, यानी कि प्रासाद हो जाएगा। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे। पर्णनातीत शब्द का अर्थ है, पर्णनातीत शब्द का अर्थ होता है, देखो अतीत का वर्णन करना, नहीं अतीत का वर्णन करना नहीं होता, वर्णन से परे, मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं पर्णनातीत। पर्णनातीत का मतलब जिसका कभी भी वर्णन नहीं किया जा सकता, और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं वर्णन से जो परे हो। तो आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही मिलान कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो जरा, सही मिलान कीजिए। देखो जो पूछने योग्य होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? जो पूछने योग्य होता है, किसी से पूछते हैं जैसे, तो पृष्ठव्य होता है। पूछने योग्य जो होता है उसे पृष्ठव्य कहते हैं। हवन में जलने वाली लकड़ी, हवन में जलने वाली लकड़ी जो होती है उसको हम कह सकते हैं समीधा। हवन में जलने वाली लकड़ी को समीधा कहते हैं। सिंगल लाइन में आएगा ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। आपने सुना होगा एक रचना भी नेपथ्य में हंसी, है ना, पर्दे के पीछे हंसना, नेपथ्य, है ना। जो ऊंची जाति में जन्म लिया हो उसे कहते हैं कुलीन, ठीक है ना। तो भाई पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा। किसी वाक्य में विशेषण की उत्तम अवस्था, मतलब किस वाक्य में विशेषण की उत्तम अवस्था होगी? देखो विशेषण की हमने क्या है, तीन अवस्था बताई थी। एक होती है आपकी मूल अवस्था, एक होती है आपकी लघुतर अवस्था, और एक होती है आपकी एक होती है आपकी उत्तरावस्था, और एक होती है आपकी उत्तमावस्था, है ना। जो आपके क्या होते हैं विशेषण होते हैं, वो विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है। एक होती है मूल अवस्था, एक होती है उत्तरावस्था, और एक होती है उत्तमावस्था, है ना। हमेशा क्या होती है? मूल अवस्था होती है जिसकी कोई दूसरे से कंपेयर नहीं हो रही, केवल अपने आप से ही कंपेयर हो जाती है। उत्तरावस्था होती है जिसमें किसी एक आदमी से कंपेयर की जाती है, और उत्तमावस्था होती है जहाँ पे मतलब सभी लोगों से कंपेयर की जाती है, मतलब दो से अधिक लोगों से बोल सकते हो आप लोग। देखो पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणियाँ लघुतम है, पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणियाँ क्या है? लघुतम है। तो ये यहाँ पे जो है उत्तमावस्था हो जाएगी, है ना। ये यहाँ पे क्या हो जाएगी? उत्तमावस्था ही आती, मतलब सभी लोगों से तुलना हो रही है, तो उत्तमावस्था। मैंने उत्तमावस्था ही ढूंढनी थी, तो यही आपका आंसर हो गया। देखो राम श्याम से अच्छा है, तो राम श्याम से अच्छा तो किसी एक से ही जो है वो बता रहा है, क्या कहते हैं, तुलना कर रहा है किसी एक से, तो यहाँ पे उत्तरावस्था हो जाएगी, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगी? उत्तरावस्था हो जाएगी। और ए और बी दोनों, या सोहन अच्छा लड़का है तो अपने आप से तुलना हो रही, तो मूल अवस्था हो जाएगी, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। वह मेरी पुस्तक है, वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? वाक्य में वह मेरी पुस्तक है, देखो निश्चयवाचक सर्वनाम, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है, तो पुस्तक को निश्चित किया जा रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, वह मेरी पुस्तक है, पुस्तक का मेरे से संबंध बताया जा रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम भी है यहाँ पे। तो निश्चयवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ए और बी दोनों भी लिखा, तो किसने सी लगाया हो तो भी सही है, डी लगाया तो भी सही है, थोड़ा ऑप्शन देने में मिस्टेक हो गई। इनमें से किस वर्ण को रेफ वर्ण कहते हैं? देखो भाई जो क्या होता है कि आपके जो वर्ण होते हैं ना, हिंदी वर्णमाला के वर्ण होते हैं, हिंदी वर्णमाला के वर्णों को क्या है कि जैसे हिंदी वर्णमाला के वर्ण होते हैं
उनको वर्ण को अगर हम जो उसमें से स्वर हटा देना तो ये क्या हो जाते हैं, एक हिसाब से हलंत हो जाते हैं, तो इनमें स्वर की वो नहीं होती है ना। तो इसमें क्या होता है कि इन स्वर्णों को इन वर्णों को पढ़ने के लिए फिर स्पेशल इसके पीछे जो है क्या लगाए जाते हैं, प्रत्यय लगाए जाते हैं। अब ये प्रत्यय जो है मैंने आपको पहले भी बताया, तो आप बताना कि जितने भी वर्ण हैं आपके लिए हिंदी वर्णमाला के मतलब व्यंजन है आपके क से लेकर और मौ तक के जितने भी व्यंजन है, मौ क्या अक्षर त्रज्ञों तक, तो इसमें जो अगर हम हलंत लगा दे तो इनको पढ़ने के लिए इसमें जो प्रत्यय होगा वो कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाएगा, हमने पहले ही बताया था। लेकिन एक प्रत्यय ऐसा है कि रॉ के अगर हलंत मतलब आधा रॉ अगर लिखा जाए तो आधे रॉ को पूरा पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं, रेफ वर्ण बोलते हैं, तो रॉ इसका आंसर हो जाएगा। बाकी रॉ को छोड़कर बाकी सभी के लिए जो है एक ही प्रत्यय लगता है, और वो कौन सा प्रत्यय वो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना मुझे, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदर शब्द में वर्णों की संख्या कितनी होगी। तो देखो सुंदर शब्द में वर्णों की संख्या कितनी होगी, देखो हमारे पास सुंदर है, अगर हम सुंदर का संधि विच्छेद करोगे तो कैसे करेंगे, 100 के नीचे हलंत लगाओगे तो 100 के साथ क्या ऊ की मात्रा है, ऊ को अलग कर देंगे। फिर आपका आधा 9 है, आधे 9 के नीचे हलंत लगा के इसको अलग कर सकते हो, इसके साथ कोई स्वर नहीं है। फिर 2 है, 2 के नीचे हलंत लगाओगे तो 2 के साथ औ की मात्रा अलग हो जाएगी। फिर रॉ है, रॉ के नीचे हलंत लगाओगे तो रॉ के साथ औ की मात्रा आपकी अलग हो जाएगी। तो आपके देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे तो 7 वर्ण है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि जो अ होता है, अ क्या होता है, उदासीन वर्ण होता है। क्या होता है, उदासीन वर्ण होता है। और उदासीन वर्ण जो होता है उसको बीच में तो काउंट किया जाता है वर्णों की संख्या में, लेकिन उदासीन वर्ण को लास्ट में कभी भी काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, ड और ड को ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या है, जो आपका क्या कहते हैं, ड और ढ होता है उसको ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। ताड़नजात मतलब जो जीभ से उठ का, भी थोड़ी देर पहले भी ये प्रश्न आया था अलग से। ताड़नजात व्यंजनों को कभी भी स्वर रहित नहीं किया जा सकता, मतलब इसको जो स्वर रहित कभी भी नहीं लिखा जाता है, इसको कभी लिख ही नहीं सकते स्वर रहित, मतलब इसके साथ स्वर हमेशा रहता ही रहता है। ताड़नजात व्यंजनों के साथ कभी भी हल चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। हल चिन्ह का मतलब है जैसे हम जो है ड लिखते हैं ये वाला, तो ड के नीचे ऐसे हलंत लगाते हैं, मौ के नीचे ऐसे हलंत लगाते हैं, इसी को हल चिन्ह बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि इसको स्वर रहित हम कर सकते हैं। लेकिन जिसके नीचे ऐसे करके बिंदा होता है ड के नीचे और ढ के नीचे, ये ताड़नजात है, इनके नीचे कभी भी हलंत नहीं लग सकता, यानी कि हल चिन्ह नहीं लग सकता। तो ये भी आपका सही बोला, तो तीनों के तीनों सही है, तो पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। देखो क्या होता है कि जिसके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, वो कह रहा है कि मतलब जिसके यश प्रताप के आगे, जिसके मतलब जिसके मतलब चेहरे या दिखावट के आगे जो है क्या लग रहा है कि जो शशि है ना, यहाँ पे सूर्य की बात करें, जो शशि है वो मलिन लग रही है, मतलब धूल के समान लग रही है, और रवि जो है बिल्कुल एकदम ठंडा धूलित लग रही है। मतलब शशि मतलब जो चंद्रमा है वो तो लग रही है धूलित मतलब धूमली, और जो रवि है वो लग रहे हैं आपके शीतल ठंडा। तो यहाँ पे क्या है कि जो तुलना है समानता को असमान कर दे रहा है। यहाँ पे जब भी कभी समानता को असमान किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा व्यक्तिरेख अलंकार होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, देखो ये श्रृंखला दी गई है 10,000 फिर 11,000 फिर 990 ऐसे करके दिया गया, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, थोड़ा देखना जरा, एक नंबर छोड़ के जरा इसको देखते हैं, जरा एक नंबर छोड़ के जरा क्या बन रहा है। यहाँ पे देखना, अगर हम जो है ये 10,000 में से 100 माइनस करते हैं तो हमारा क्या बचता है, यहाँ पे 9900 ये बचता है। अगर हम 9,900 में से अगर हम 99 माइनस करते हैं तो देखो जरा क्या बचता है, 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, यहाँ पे बचा आपका 9, 9 में से 9 गया, 0 बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 8 और यहाँ पे बचेगा आपका 9, तो क्या आ रहा है आपका 9801 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक छोड़ के जो है सीरीज बन रही है। अब जरा इसको भी देखो जरा, एक छोड़ के तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जरा इनको एक नंबर छोड़ के जरा बनाएंगे तो वही हमारा यहाँ पे भी निकल जाएगा। यहाँ पे देखना 11000, इसमें से अगर हम जो है 110 को माइनस करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखना 0 हो जाएगा, है ना। 10 में से 1 गया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचा अपन 9, 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा हमारे पास 10, तो यहाँ पे हो गया ये 10, तो हमें ये वाला नंबर मिल गया। अब देखो 10890, इसमें से हम माइनस करेंगे 109, है ना, 110 माइनस किए थे, अब 109 करेंगे, उसमें भी ऐसे किया था, 100 किया था फिर 99 किया था। तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखो 10 में से 9 गया 1, है ना, क्या हो गया, 10 में से 9 गया, क्या बचेगा आपका 1 बच जाएगा, है ना, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे देखो यहाँ पे बचा 8, 8 में से 1 गया, क्या बचेगा आपका 7, देखो यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 0 जाएगा तो 8 बच जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या 8, 8 में से 1 गया, आपका कितना बचेगा 7 बच जाएगा, और बाकी यहाँ पे जो है 10, तो आपका 10,781, 10,781, तो सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कर रहा हो,
यहाँ पे कह रहा है कि निम्न प्रेक्षकों में से भिन्न का चयन कीजिए जो बिल्कुल एकदम अलग है। देखो भाई इसमें अलग क्या है, यहाँ पे देखना, अगर आप इन दोनों नंबर की डिजिट को अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना आएगा 1, इन दोनों नंबर की डिजिट को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 4, इन तीनों नंबर की डिजिट को जोड़ोगे तो 4 और 3 7 8 9, यहाँ 9 हो जाएगा। इनकी सभी 16 और 9 हो गया आपका 25, है ना, 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका 25, तो ये हो गया 25। तो ये तो है 25, है ना, ये है 15, ये है 9, ये है 4 और ये है 1। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये तो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और वो 25 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्या, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा 456। तो 456 आपका आंसर हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल पहले आधे अक्षरों को पलट दिया जाए तो कितने अक्षर के और आर के मध्य होंगे। तो यहाँ पे सीधे से कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल पहले आधे अक्षरों को पलट दिया जाए। आधे अक्षरों को पलटने का मतलब है कि जैसे हम देखें ए बी सी डी ऐसे को लिखते तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, आधे अक्षरों को हमने उल्टा लिख दिया, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरीके से लिख देंगे। आधे अक्षरों को पलट दिया हमने, तो वो कह रहा है कि के और आर के बीच में कितने होंगे। तो आप देखो ये के तो है ये यहाँ पे और आर है ये यहाँ पे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अक्षर होंगे, तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पी क्यू आर एस टी पिकनिक के लिए जाते हैं, पी क्यू का पुत्र है। देखो जो पी है वो किसका पुत्र है, क्यू का पुत्र है, तो पी क्यू का पुत्र हो गया, किंतु क्यू पी का पिता नहीं है। जो क्यू है वो पी का पिता नहीं है, पिता नहीं है मतलब ये माता होगी इसकी, है ना, ये क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। आर एस का पुत्र है, जो आर है, आर इसको हम अलग से बनाए जरा, आर एस का क्या है, पुत्र है, आर एस का पुत्र है, जो पी का भाई है। जो आर है वो एस का पुत्र है ना, क्या है, जो आर है वो एस का पुत्र है, जो पी का भाई है। कौन है, जो एस है वो है पी का भाई, एस पी का भाई है, और जो आर है वो एस का क्या है, पुत्र है। ये देखो आर एस का क्या है, पुत्र है। अब यहाँ पे कह रहा टी एस की पत्नी है, जो टी है वो एस की पत्नी है, टी क्या है, एस की पत्नी है, इसकी पत्नी है भाई, टी एस की पत्नी है। तो इस समूह में कुल कितने पुरुष उपस्थित हैं, इस समूह में कितने पुरुष उपस्थित है, तो 1 2 3, 3 पुरुष है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो भाई यहाँ पे देखना, आप लोग कह रहा है कि इसका मतलब ये है, इसका बराबर ये है, इसका बराबर ये है, तो इसका वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ पे देखना सबसे पहले कि वो कह रहा है कि अगर हम इन दोनों को, देखो क्या करना है कि अगर 21 और 79 को हम जोड़ते हैं ना तो हमारा 100 आता है, तो इसका मतलब स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, स्टार का मतलब हो जाएगा प्लस। अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों को अगर हम माइनस करें, 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 5 गया 2, तो 25 आ रहा है, तो इसको माइनस करके आ रहा है। इसका मतलब एट द रेट का मतलब हमारे पास क्या है, एट द रेट का मतलब है हमारे पास माइनस, है ना। यहाँ पे देखो ये 25 का भाग दोगे 100 में तो 4 आ रहा है, इसका मतलब जो ये रुपये का साइन है इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास भाग देना हुआ। और यहाँ पे देखो 16 और 4 को 64 आ रहा है, 16 चौको 64, मल्टीप्लाई करके 64 आता है, तो इसका मतलब जो हैश है, हैश का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 1036। तो स्टार का मतलब हमें क्या प्लस है ना। फिर 48 है, फिर आपका एट द रेट है, एट द रेट का मतलब हमें माइनस पता चला, फिर 16 है, फिर रुपये का साइन है, रुपये का मतलब है भाग, फिर यहाँ पे 4 है, फिर हैश है, हैश का मतलब गुणा है, और फिर क्या है यहाँ पे 21 है। तो जब ये इक्वेशन इस तरीके से बनती है तो सबसे पहले किसे करते हैं, भाग वाले को सॉल्व करते हैं। बाकियों को ऐसे लिखो 1036 प्लस 48 माइनस 4 का भाग 2, 16 में 4 चौक 16, 4 हो जाएगा गुणा 21। अब ये हो गया आपका। अब इसके बाद जब भाग हो जाता है तो भाग के बाद हमेशा गुणा को करते हैं, इसको ऐसे ही लिखो आपका प्लस, ये हो गया 48, इसको देखो 21 की 4 में गुणा करोगे तो 4 कम 4 4 84 हो गया, बस हो गया आपका। तो अब इसको और इसको पहले जोड़ो, फिर उसमें से इसको माइनस कर दो, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, 14 का 4, 4 और 3 7 और 1 8, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 10। इसमें से जो 84 को माइनस करना है तो कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, है ना। कूट लेखन में इसको देखो क्लियर, कूट लेखन में इसको क्या लिखा जा रहा है, 176 लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। देखो भाई सबसे पहले यहाँ पे देखना, एक फॉर्मूला हमारे पास आता है इजोटी, है ना। तो आप लोग देखना सी अंग्रेजी वर्णमाला में 3 नंबर पर आता है ना। जैसे आप देखते हो कि एक फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, इजोटी आता है। इजोटी का मतलब ई 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पर, वाई 25 नंबर पे। इससे तो हम फटाफट कर सकते हैं। तो सी जो है 3 नंबर पे आता है, एल जो हमारे कितने में, जे के एल, एल हमारा 12 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, टी जो है हमारा कौन सा नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। देखो टी 20 नंबर पे आता है, और वाई हमारा 25 नंबर पे आता है। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे, अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो 5 9 और 5 कितना होता है, 5 9 और 5 14, 14 और 8
14 और 8 कितना होता है, 14 8 22, 22 और 1 23, 24 25 26 27 28, 28 का 8 हासिल 2 है ना, क्या हो जाएगा आपका 2। इसके बाद जो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, तो ये हो जाएगा आपका 88। 88 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, ये आ रहा 176। कुल मिला के इनके सभी नंबर को जोड़ के उससे 2 से मल्टीप्लाई करनी थी। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो एफ जो है 6 नंबर पे आता है, आर 18 पे आता है, ओ जो है 16 पे आता है, ओ कितने पे आता है इजोटी, ओ 15 पे आता है ना, और जेड कहाँ पे आता है 26 पे आता है, ई जो है 5 पे आता है, और एन कौन से नंबर पे आता है, एन जो है 14 नंबर पे आता है ना, एन ओ, ठीक है ना। तो आप इनको अगर जोड़ोगे सबको तो 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 5 20, और 20 और 8 28, 28 और 6 34 का 4 हासिल 3। अब यहाँ पे देखो 3 और 1 हासिल 4, 4 और 2 6 7 8, ये हो गया आपका 84। 84 में अगर आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो क्या हो रहा है 168। तो आपका डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है भाई। देखो इसको जब सॉल्व करते हैं ना तो कैसे करते हैं, इसको पहले शुरू में लिखते हैं 1947 को एक कम करके लिखते हैं, एक कम करके मतलब 1946 लिख दिया, फिर इसका आ गया आपका 15 अगस्त। देखो इसके स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं है। अब आप इसको देखो 15 अगस्त 1947 को आपको क्या करना, 1900 प्लस 46 लिखना है इसको, और प्लस ये आपका 15 अगस्त हो जाएगा। अब क्या करना आपने कि 1900 का हमेशा 1 हो जाता है, अगर 2000 होता है यहाँ पे तो 2000 का 0 हो जाता है, 1900 का 1 हो जाता है। क्वेश्चन या तो 2000 में जाएगा या 1900 में जाएगा, हमेशा इसमें 4 का भाग देते हैं। 4 के भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, शेष बचेगा उसको छोड़ दो, इसमें 2 की मल्टीप्लाई होगी और इसमें से माइनस क्या करेंगे हम, सॉरी माइनस नहीं प्लस क्या करेंगे, इसमें जो ये 46 था इस 46 में से जितना भागफल आया था इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। और प्लस 15 अगस्त, ये 15 अगस्त को क्या करेंगे आप, जनवरी से अगस्त तक के सारे महीने लिखोगे। देखो कैसे, पहले तो इसको देख लो, 1 प्लस 11 दूनी 22 प्लस 46 में से 11 गया तो कितना बचेगा आपका 35 बच जाएगा, 35 प्लस। देखो 15 अगस्त को कैसे लिखोगे, देखो जनवरी से अगस्त तक का लिखोगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। तो आपका जनवरी 31 का जाता है, फरवरी 1947 है तो 28 का जाएगा, साधारण वर्ष है, मार्च 31 का जाएगा, अप्रैल 30 का जाएगा, मई 31 का जाएगा, जून 30 का जाएगा, जुलाई 31 का जाएगा, और अगस्त 15 अगस्त है तो इसलिए इसको 15 लिखोगे, लास्ट वाला महीना वही लिखोगे जो आता है। तो अब देखो 8 और 1 9 10 11 12, 12 और 5 13 14 15 16 17 का 7 हासिल 1, यहाँ पे देखो 3 कम 3 और 1 हासिल यहाँ पे जोड़ो तो इसको भी 3 कर दो, 3 कम 3 3 6 3 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 और 1 22, ये आ गया आपका 227, तो 2 2 7 हो जाएगा। अब इनको सबको जोड़ो जरा, 7 और 5 12 12 13 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 और 1 हासिल 3 और 3 6 7 8, ये हो गया 8, यहाँ पे 2 हो गया तो ये 285 हो गया। लास्ट में क्या करना, जो भी यहाँ पे आएगा जैसे 285 आया था इसको 7 से भाग देना है, 7 से भाग देना तो 7 चौक 28, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 5 बचा, जो ये शेष बचेगा ना बस वही है। अगर 0 शेष बचा तो रविवार आंसर हो जाएगा, 1 बचेगा तो सोमवार, 2 बचेगा तो मंगलवार, 3 बचेगा तो बुधवार, 4 बचेगा तो बृहस्पतिवार, 5 बचेगा तो शुक्रवार, 6 बचेगा तो शनिवार। तो 5 बच गया तो सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, तो आपका शुक्रवार क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, 6 लोग ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त में खड़े हैं। तो चलो हमने कर दिया, ये वृत्त में खड़े 6 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 निशान लगा दिए, वृत्त में खड़े हैं। वो कह रहा है कि डी और सी के बीच में बी है, तो हमने कहा कि चलो जो बी है वो किसके बीच में है, डी और सी के बीच में बी हमने बना दिया। हो सकता है ना बैठे सही तो हम कुछ और भी सोच सकते हैं, है ना, हो सकता है कि सी इधर हो और डी इधर हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है पहली बार में सही बैठ जाए, है ना। क्या कहा था कि डी और सी के बीच में बी है, ई और सी के बीच में ए है, ई और सी के बीच में है तो ई यहाँ पे हो जाएगा, ए यहाँ पे, तो ई और सी के बीच में कौन आ गया, ए आ गया। डी के दाईं तरफ एफ है, तो डी जब यहाँ पे तो इसका दाएं इधर को हो जाएगा, तो डी के दाईं तरफ कौन है, एफ है, तो ए और एफ के बीच में कौन है, तो ए और एफ के बीच में कौन है, ई, तो ई इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड में पत्रकारिता की जननी किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड में पत्रकारिता की जननी कहा जाता है मसूरी को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मसूरी से सबसे पहले उत्तराखंड में हमारा पहला समाचार पत्र निकला था, और वो समाचार पत्र था आपका द हिल्स। द हिल्स द हिल्स निकालने वाले आपके थे जॉन मैकिनन, जॉन मैकिनन, जॉन मैकिनन, और ये निकाला था 1842 में, ठीक है। जॉन मैकिनन उत्तराखंड के पहले व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड में पहला समाचार पत्र, और ये किस भाषा में था, ये अंग्रेजी भाषा में था भाई, अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि जो जॉन मैकिनन है इन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना की थी, प्रिंटिंग प्रेस जो कि उत्तराखंड में बनने वाली पहली प्रेस है, और ये बनी थी 1841 में, और ये आपका मसूरी में शुरू की गई थी जॉन मैकिनन के द्वारा, ठीक। दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका जॉन मैकिनन है इसे मसूरी का फादर ऑफ मसूरी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसूरी के विकास में जो योगदान रहा है वो आपका जॉन मैकिनन का रहा है, ठीक है। बाकी ध्यान रखना कि अल्मोड़ा जो अखबार है, अल्मोड़ा से निकला था आपका अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा अखबार, और ये जो अल्मोड़ा अखबार है ये निकला था 1871 में,
ठीक है। और बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा इसे निकाला गया था, क्योंकि 1870 में होती है डिबेटिंग क्लब की स्थापना, और डिबेटिंग क्लब के द्वारा ही अल्मोड़ा अखबार निकाला जाता है, और उसमें जो व्यक्ति होते हैं बुद्धि बल्लभ पंत, वो इसके संपादक होते हैं। ठीक है। दुगड्डा से आपका समाचार पत्र निकलता है आपका गणदेश नामक समाचार पत्र, जो कि 1929 में निकाला जाता है कृपाराम मिश्र के द्वारा ये समाचार पत्र निकाला जाता है दुगड्डा से। ठीक है। बाकी देहरादून से ध्यान रखना कि देहरादून में आपकी गढ़वाल हितकारिणी सभा का गठन होता है 1901 में, और गढ़वाल हितकारिणी सभा के द्वारा ही 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र देहरादून से निकाला जाता है, जिसके प्रथम संपादक होते हैं आपके गिरजादत्त नैथानी। ठीक है। तो बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका मसूरी। चलो नेक्स्ट देखना 32 क्वेश्चन। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की विभागीय संरचना को उनके श्रेष्ठता के आधार पर अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटा आपको व्यवस्थित करना है भाई। ठीक है, बड़े से छोटा। तो इसका क्या होगा? सबसे पहले देखो, सबसे पहले होगा प्रमुख सचिव, फिर होगा आपका महानिर्देशक, फिर होगा आपका निर्देशक, फिर होगा आपका अपर निर्देशक, फिर आपका मुख्य शिक्षा अधिकारी, सबसे लास्ट क्या होगा? मुख्य शिक्षा अधिकारी। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 33। निम्न में से कौन एक उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाई जा रही अनूठी पहल नहीं है? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा बहुत सारे ऑपरेशन या बहुत सारी पहल चलाई जा रही है, इनमें से कौन सा नहीं है भाई? देखो, मिशन हौसला है, ठीक है, ऑपरेशन प्रहार है, और ऑपरेशन स्माइल भी है। कौन सा नहीं है इसमें से? तो ऑप्शन सी यानी कि ऑपरेशन गाइडलाइन इसमें इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 34 क्वेश्चन। निम्न कथनों को पढ़कर सही कोट का चयन कीजिए। देखो, कथन एक है, राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये ठीक है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। यानी कि ऑप्शन जो पहला कथन है वो तो आपका सही है। ठीक है, क्योंकि राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत का, हमारा जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है वो 1.69% है। ठीक, तो ऑप्शन ए पहला तो सही हो गया आपका। दूसरा देखना कि उत्तराखंड में कुल 2 मंडल है। ठीक है भाई, कुल 2 मंडल है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, जिनके मुख्यालय क्रमशः देहरादून और अल्मोड़ा में है। देखो, गढ़वाल मंडल का जो गठन हुआ था 1969 में हुआ था, और इसका मुख्यालय आपका पौड़ी में। ठीक है। कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है वो आपका नैनीताल में है, और नैनीताल में जो मुख्यालय बनाया गया था वो 1854-55 में बनाया गया था। यानी कि जो दूसरा है कथन वो आपका गलत हो जाएगा। यानी कि कौन सा सही हो जाएगा? पहला कथन आपका सही हो जाएगा। तो इसका अच्छा, और भी तीसरा भी है। तीसरा देखना, उत्तराखंड में राज्य विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। ठीक है, 70 सीटें हैं, जिनमें से 13 सीट आरक्षित है। देखो, 13 सीट आरक्षित नहीं है, कितनी सीट आरक्षित है? 15 सीट आरक्षित है, और इन 15 में से 13 सीट आपका एससी के लिए आरक्षित है, और 2 सीट आपका एसटी के लिए आरक्षित है। यानी कि ये भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केवल एक ही इसका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट देखना 35 क्वेश्चन। सही मिलान करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, देखो, राज्य की चोटियाँ और प्रथम आरोहण नंदा देवी पूर्वी का जो आरोहण करने वाले हैं वो एडम कार्पिनस्की के द्वारा किया गया था। यानी कि इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 यानी कि चौथा हो जाएगा। नंदा देवी पश्चिमी, जो कि सबसे बड़ा पर्वत है उत्तराखंड का, वो है नंदा देवी पर्वत, और वो भी कौन सा है? पश्चिमी। ठीक है, एक नंदा देवी पूर्वी है, ठीक है, और एक नंदा देवी पश्चिमी है। ठीक है, नंदा देवी पूर्वी की ऊंचाई है 74-34 यानी कि 7,434 मीटर, जबकि नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई है 7,817 मीटर। ठीक है, तो सबसे ऊंचाई कौन सा हो जाएगा? नंदा देवी पर्वत। देखो, नंदा देवी की जो आरोहण करने वाले व्यक्ति है वो है विल टिलमैन। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? विल टिलमैन। और दूसरे इनके साथ थे नियोल ओडल के द्वारा 1936 में पहली बार नंदा देवी पर्वत का आरोहण किया गया। ठीक है, कौन थे 2 व्यक्ति? विल टिलमैन और आपका नियोल ओडल, 1936 में। देखो, सबसे पहले नंदा देवी पर्वत पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे टीजी लॉन्गस्टॉफ। ठीक है, और ये चढ़े थे आपके 1905 में, लेकिन ये क्या रहे भाई? ये असफल। ठीक है, यानी कि ये पूरी चढ़ाई नहीं चढ़ पाए, तो इसलिए इन्हें बोला जाता है असफल। लेकिन सबसे पहले अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहले नंदा देवी पर्वत की चढ़ाई करने वाले कौन है, तो टीजी लॉन्गस्टॉफ है, लेकिन वो सफल नहीं हुए। ठीक है, तो जब ये सफल नहीं हुए, लेकिन इन्होंने क्या किया था 1907 में,
त्रिशूल पर्वत जो चमोली में है उसका आरोहण कर दिया। त्रिशूल पर्वत पर चढ़ाई पूरी कर दी किसने? टीजी लॉन्गस्टॉप ने, ठीक है। और नंदा देवी पर्वत पर जो आरोहण किया गया वो है आपका विल टिलमैन और नियोल ओडल 1936। कॉमेट पर्वत पर जो सबसे पहले चढ़े थे वो फ्रैंक स्मिथ थे, फ्रैंक स्मिथ, ठीक है। और इनके साथ एक और व्यक्ति थे आरएल होल्सवर्थ, RH होल्सवर्थ। तो एक तो फ्रैंक स्मिथ थे और एक RH होल्सवर्थ थे। इन्होंने 1931 में इन्होंने कॉमेट पर्वत का आरोहण किया। देखो फ्रैंक स्मिथ वो व्यक्ति है जिन्होंने फूलों की घाटी भी खोज की थी। देखो ये गए थे कॉमेट पर्वत की चढ़ाई चढ़ने 1931 में, ठीक है। लेकिन जब चढ़ाई चढ़ दी और वापस आ रहे थे तो ये रास्ता भटक गए, और जब ये रास्ता भटक गए तो ये पहुंच जाते सीधे फूलों की घाटी। तो साथ साथ में इन्होंने फूलों की घाटी की भी खोज की 1931 में। देखो डी देखना कि नंदा देवी पर प्रथम महिला आरोहण करने वाली आपकी कौन है? चंद्रप्रभा एतवाल, और ये चढ़ी थी 1981 में। और इनके साथ एक और महिला थी हर्षवंती बिष्ट और चंद्रप्रभा एतवाल। इन दोनों ने नंदा देवी की जो चढ़ाई की और पहली महिला उत्तराखंड की वो आपकी है चंद्रप्रभा एतवाल और हर्षवंती बिष्ट। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का 4, ठीक है, 2, 1, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 36वां। राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए प्रथम प्रयास किया गया था। तो सबसे पहले कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए क्या बनाया गया भाई? महरूढ़ी कस्तूरी मृग 1974 ये 1974 का है, ठीक है, बागेश्वर में है ये। केदारनाथ वन्य जीव विहार चमोली में 1972 का है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी काचुला खर्क इसमें आपका कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना 1982 में होती है, ठीक है। और अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना 1986 में होती है। तो यानी कि सबसे पहले कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए क्या बना था? केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी चमोली में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। टिहरी रियासत में फर्द तनाजा क्या था भाई? तो फर्द तनाजा था न्यायिक रजिस्टर। न्याय करने के लिए जो रजिस्टर होता था उसे बोला जाता था फर्द तनाजा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना। इसे गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, ठीक है, गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। यहाँ कांग्रेस को संगठित किया जाता था। यहाँ के जनता ने राम प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में आंदोलन में भाग लिया था। यह ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? तो इसे बोला जाता है भाई गुजड़ू, ठीक है। और ये पड़ता है आपका पौड़ी में। देखो गुजड़ू में आपकी 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो यहाँ पर क्रांति होती है, और किसके नेतृत्व में? राम प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में होती है यहाँ पर क्रांति। और इस समय जो गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर थे वो थे आपके बर्नीड, ठीक है। और जब यहाँ पर लोग नारे लगा रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो यहाँ पर बर्नीड आते हैं और वो गुजड़ू में गोलियाँ चलाते हैं, जिसमें 3 लोग मारे जाते हैं। तो इस क्रांति को बोला जाता है गुजड़ू की क्रांति। और जब ये घटना भारत में पता चलती है, महात्मा गांधी के सामने जाती है, तो महात्मा गांधी इसे नाम देते हैं गढ़वाल का बारदोली, ठीक है। वैसे ही जैसे गढ़वाल का बारदोली वैसे ही कुमाऊं का बारदोली भी है। तो कुमाऊं का बारदोली को बोलते हैं सल्ट को बोलते हैं, जो अल्मोड़ा में है कुमाऊं का बारदोली, और गढ़वाल का बारदोली है आपका गुजड़ू क्षेत्र। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 39। कुमाऊं में हीरामणि, पोंटिंग, रालम, नाबिक। हीरामणि है, पोंटिंग है, रालम है, नामिक है। ये क्या है भाई? ये आपके ग्लेशियर है। और ये सारे के सारे ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ जिले में है, ठीक है। पिथौरागढ़ जिले में आपका एक तो मिलम ग्लेशियर है, ठीक है। पिन्नोरा आपका हो गया, पिन्नोरा है, ठीक, पिन्नोरा ग्लेशियर है। काली ग्लेशियर है, ठीक है। लीलम है, ठीक, मिलम है, लीलम है, रालम है। ये सारे के सारे ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ जिले में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। सही विकल्प का चयन करना है आपको, ठीक है। उत्तराखंड में SDRF का गठन 2006 में नहीं हुआ था। ये होता आपका 21 जुलाई 2013 को, ठीक है। उत्तराखंड राज्य देश का प्रथम राज्य है जिसने आपदा मंत्रालय का गठन किया भाई। तो उत्तराखंड पहला राज्य है हमारा देश का जिसने क्या किया है? आपदा मंत्रालय का गठन किया है। तो यानी कि ये तो सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तीसरा देखना कि उत्तराखंड ने आपदा मॉडल के लिए अमेरिका से ग्रहण किया। देखो आपदा मॉडल उत्तराखंड ने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है, ऑस्ट्रेलियाई मॉडल,
कौन सा मॉडल लिया गया है? ऑस्ट्रेलियाई मॉडल, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। उत्तराखंड में आपदा एक्ट 2005 जारी किया गया, ठीक है, तो यानी कि इसका हो जाएगा 2 और 4 सही, यानी कि ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। उत्तराखंड से हिमाचल और उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले लगते हैं? देखो यहाँ पर क्वेश्चन ढंग से समझना कि यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्तराखंड से हिमाचल के लगते हैं 3 और उत्तर प्रदेश के लगते हैं 7 जिले, यानी कि 7 और 3 10, टोटल कितने लगते हैं? 10 जिले। कहाँ से? उत्तराखंड से लग रहे। देखो हिमाचल के 3 जिले लगते हैं हमारे उत्तराखंड से, हमारे तो 2 जिले लगते हैं, एक उत्तरकाशी और एक देहरादून, लेकिन हिमाचल के 3 जिले लगते हैं, ठीक है। एक लगता है आपका शिमला, सिरमौर और आपका तीसरा है आपका कांगड़ा, ठीक है। अच्छा, और आपका उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं आपका, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जैसे सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, ठीक है, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, बरेली हो गया, ठीक है, रामपुर हो गया और पीलीभीत हो गया। तो ये 7 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के और 3 जिले लगते हैं आपके हिमाचल के, यानी कि टोटल 10 जिले आपका उत्तराखंड से लगते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। सौंग घाटी आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? देखो सौंग नदी बहती है आपका टिहरी से आती है और देहरादून में बहती है, तो ये आपका देहरादून और टिहरी और देहरादून क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। सारूताल या सरुताल भी बोलते हैं इसे, ठीक है, सरुताल, ये किस जनपद में स्थित है भाई? देखो सरुताल आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है, उत्तरकाशी में एक आपका डोडीताल है, ठीक, केदारताल, बायाताल, ठीक है, देवकुंड, मंगलांचुताल, ठीक है, खेड़ाताल, बाकी और भी ताल है यहाँ पर। तो ये सारे के सारे ताल कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। चलो नेक्स्ट देखना। निम्न में से कौन सा विकल्प डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के संबंध में गलत है भाई? देखो हैस्को का गठन किया था अनिल प्रकाश जोशी ने 1979 में, ठीक है, ये ठीक है। 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था आपका अनिल प्रकाश जोशी को, और अनिल प्रकाश जोशी को ये पुरस्कार 29 मार्च 2006 को मिला था, ठीक है। और इस समय जो राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इसे ये पुरस्कार दिया गया था। ये भी सही हो गया आपका। ऑप्शन सी देखना कि 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी इसे सम्मानित किया गया। तो यानी कि 1, 2, 3 यानी कि सारे के सारे इसके आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 45 क्वेश्चन। निम्न में से राज्य की सबसे विशाल प्रवाह प्रणाली कौन सी है? यानी कि ये पूछ रहा है आपका सबसे विशाल प्रवाह या अपवाह तंत्र भी बोलते हैं। तो हमारे राज्य में 3 अपवाह तंत्र है, ठीक है। जो सबसे पहले है गंगा अलकनंदा अपवाह तंत्र, ठीक है। और यही सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। राज्य का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा अलकनंदा अपवाह तंत्र, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा अपवाह तंत्र है आपका यमुना अपवाह तंत्र, ठीक है। ये सबसे पश्चिमी अपवाह तंत्र है। सबसे पश्चिमी अपवाह तंत्र पूछे तो यमुना अपवाह तंत्र। तीसरा आपका है काली नदी अपवाह तंत्र, ठीक है। ये सबसे पूर्वी अपवाह तंत्र है। तो राज्य में कितने अपवाह तंत्र है? 3, या फिर आप कह सकते हैं प्रवाह प्रणाली, ठीक है। तो और बाकी जो अपवाह तंत्र है वो उन्हें बोलते हैं उपतंत्र, वो इनके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखना 46 क्वेश्चन। निम्न में से किस नदी का संबंध राज्य में स्थित प्रमुख पंचप्रयागों से नहीं है भाई? देखो पंचप्रयाग हमारे राज्य में है, और ये पंचप्रयाग में देखो भागीरथी भी है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, अलकनंदा, इनका संबंध होता है भाई देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग भी पंचप्रयाग से है। पिंडर और अलकनंदा का संगम होता है आपका कर्णप्रयाग, ठीक है। अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है आपका केशव प्रयाग। और केशव प्रयाग आपका पंचप्रयागों में नहीं आता है, ठीक है। अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है केशव प्रयाग, जो चमोली में है, और वो पंचप्रयागों में नहीं आता है, ठीक है। मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है रुद्रप्रयाग में,
ठीक है। तो 3 प्रयाग तो ये हो गए, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और देव प्रयाग। बाकी जो 2 प्रयाग है, एक है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है नंद प्रयाग में, और एक है आपका विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा या पूर्वी धौली पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा, पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है आपका विष्णु प्रयाग में। तो ये 5 प्रयाग है। इसमें से आपका जो केशव प्रयाग है वो आपका जो सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है वो आपका प्रयाग 5 प्रयागों में नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। कुमाऊं क्षेत्र के सबसे ऊंचे जलप्रपात ब्रिथी, इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? ब्रिथी की ऊंचाई है आपका 126 मीटर, और जो ये प्रपात है आपका जलप्रपात या झरना, ये आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, पिथौरागढ़ में एक तो आपका बुरमुनी है, बुरमुनी जलप्रपात, ठीक है, बेलछेड़ा जलप्रपात, बेलछेड़ा जलप्रपात, और आपका बिरथी जलप्रपात, ये आपका पिथौरागढ़ में है। बाकी देहरादून में आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात है, ठीक है, हार्डी जलप्रपात है, सहस्त्रधारा हो गया, हार्डी हो गया, ठीक है, भट्टा जलप्रपात है, ये सारे के सारे। और आपका चक्राता में है आपका एक टाइगर जलप्रपात, ये आपके देहरादून में स्थित है। ठीक है, देहरादून में। बाकी आपका खराड़ी जलप्रपात, एक आपका खराड़ी जलप्रपात है भाई, खराड़ी जलप्रपात आपका उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी। ठीक है, एक आपका है कॉर्बेट जलप्रपात नैनीताल में है। ठीक है, एक आपका गरुड़ चट्टी जलप्रपात है, गरुड़ चट्टी जलप्रपात, ये आपका पौड़ी में है। ठीक, चलो बाकी एक चमोली में है, वसुंधरा जलप्रपात चमोली में है। ठीक है, नेक्स्ट देखना 48 क्वेश्चन। सीरा के मल, दानपुर, दानू, सौर के बम और रजवार शाखा आदि उत्तराखंड के किस प्राचीन राजवंश से इनकी शाखाएं हैं भाई? तो किस राजवंश की शाखाएं ये सारी की सारी? ये कत्यूरी राजवंश की शाखाएं हैं। कत्यूरी राजवंश हमारे उत्तराखंड का ऐसा राजवंश है जिसे उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो मंदिरों का या स्थापत्य कला का जो निर्माण होता है वो कत्यूरी शासनकाल में होता है। और जितने भी राजवंश उत्तराखंड में आए हैं, पंवार हो या चंद हो, गोरखा हो या ब्रिटिश शासनकाल हो या फिर आपका कुनिंद वंश हो, चंद वंश हो, पौरव वंश हो, इनमें सबसे जो कहा जाता है कि सर्वाधिक किस राजवंश का काल स्वर्ण काल कहा जाता है, तो किस राजवंश का काल स्वर्ण काल कहा जाता है, वो भी आपका कौन सा है? कत्यूरी राजवंश है। ठीक है, कत्यूरी राजवंश की प्रारंभिक राजधानी आपकी कार्तिकेयपुर थी, जो चमोली में आती थी, जोशीमठ में। उसके बाद राजधानी बैजनाथ यानी कि कुमाऊं में जाती है। ठीक है, और ये ऐसा राजवंश है कत्यूरी राजवंश जिसने संपूर्ण उत्तराखंड में राज किया। देखो, पंवार वंश ने आपका गढ़वाल में राज किया, चंद वंश ने आपका कहाँ पर राज किया? कुमाऊं में राज किया। ठीक है, यानी कि पूरे उत्तराखंड में राज करने वाला एकमात्र राजवंश आपका कौन सा है? कत्यूरी राजवंश है। चलो नेक्स्ट देखना। वह चंद शासक जिसने चंद राज्य के कर्मचारियों को 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें एक था आपका सरदार, दूसरा था आपका फौजदार और तीसरा था आपका नेगी। तो वो राजा है आपका लक्ष्मीचंद। ठीक है, लक्ष्मीचंद राजा। देखो, लक्ष्मीचंद जो राजा है इसका वर्णन जहांगीरनामा में भी मिलता है। ठीक है, और कहा जाता है कि जहांगीरनामा जो जहांगीर के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, तो कहा जाता है कि जहांगीरनामा में ऐसा वर्णन आता है कि लक्ष्मीचंद के शासनकाल में जहांगीर ने हरिद्वार और तराई की यात्रा भी की थी 1621 में। ठीक है, तो याद रखना कि लक्ष्मीचंद के शासनकाल में कौन सा मुगल राजा आया था हरिद्वार या उत्तराखंड या तराई क्षेत्र में? वो था जहांगीर। ठीक है, बाकी लक्ष्मीचंद वो राजा है जिसने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया था। ठीक है, और 7 के 7 बार इसे पराजय मिली थी। इसे लखूली बिराली के नाम से भी जाना जाता है भाई, लखूली बिराली। बिराली का मतलब होता है बिल्ली, और लखुली का मतलब होता है लुक लुक के चलने वाली, जैसे बिल्ली चलती है ना छुप छुप के। तो जब इसने गढ़वाल में 7 बार आक्रमण किया, तो जब ये हारता था तो ये अपने राज्य में छुप छुप के आता था, तो लोगों ने इसका नाम रख दिया लखुली बिराली। ठीक है, बाकी लक्ष्मीचंद वो राजा है जिसका वर्णन मानवोदय काव्य में भी किया गया लक्ष्मण के नाम से। मानवोदय काव्य जो कि पंवार वंश की पहली पुस्तक है। ठीक है, जिसमें पंवार वंश के राजाओं के बारे में लिखा गया है। तो मानवोदय काव्य में किस चंद वंश के राजा में लिखा गया है? लक्ष्मीचंद के बारे में लिखा गया है। ठीक है, बाकी रुद्रचंद के बारे में याद रखना कि ये अकबर के समकालीन था, और मुगल वंश में जाने वाला प्रथम, मुगल वंश के दरबार में जाने वाला प्रथम चंद राजा कौन है? रुद्रचंद है। और ये अकबर से भेंट करता है 1688 में। 1688 में भेंट होती है इनकी लाहौर में, और अकबर उस समय नागौर के युद्ध में भाग ले रहा था। ठीक है, वहाँ गया था, तो वहाँ पर रुद्रचंद अकबर से भेंट करता है। उसके बाद मुगल दरबार में भी आता है। ठीक है, बाकी अकबर इनसे बहुत खुश होता है भाई, और जब इनसे बहुत खुश होता है तो अकबर इन्हें तराई का क्षेत्र दे देते हैं।
जिसे नौलखिया माल या फिर 84 माल परगना भी कहा जाता था तराई क्षेत्र को। 9 लखिया माल क्यों कहा जाता था? क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा आय होती थी, 9 लाख रुपए आय होती थी वहाँ पर। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि अकबर वो रुद्रचंद वो राजा है जिसने चौथानी ब्राह्मणों का भी पुनः स्थापना की। देखो चौथानी ब्राह्मण बनाने वाला सोमचंद था, ठीक है, लेकिन चौथानी ब्राह्मणों की पुनः स्थापना करने वाला कौन था? रुद्रचंद था। बाकी रुद्रचंद ने भाई आपका एक तो रुद्रपुर शहर बसाया, थल में थल जो पिथौरागढ़ में वहाँ पर शिव मंदिर बनाया था, ठीक है, मल्ला महल बनाया था अल्मोड़ा में रुद्रचंद ने, ठीक। बाकी त्रिमल चंद के बारे में याद रखना, त्रिमल चंद चंद्रवंश का वो राजा है जिसने गढ़वाल के राजा श्याम शाह के दरबार में शरण ली। तो वो चंद राजा कौन है जिसने गढ़वाल के पंवार वंश के श्याम शाह के राजा के दरबार में शरण ली? वो आपका कौन था? त्रिमल चंद है। और त्रिमल चंद वो चंद राजा है जिसने महीपति शाह के साथ युद्ध लड़ा था, कोसी नदी घाटी का युद्ध। कोसी नदी घाटी का युद्ध होता है महीपति शाह और त्रिमल चंद के बीच, जिसमें महीपति शाह वीर गति को प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 50वां क्वेश्चन। 2024 में आयोजित अस्कोट आराकोट यात्रा 5वीं यात्रा थी। गलत है ये भाई, 5वीं यात्रा नहीं थी, ये 6ठी यात्रा थी भाई। देखो अस्कोट आराकोट जो यात्रा है ये धार्मिक यात्रा नहीं है, पहली बात तो ध्यान रखना। धार्मिक यात्रा जैसे आपकी नंदा देवी राजात यात्रा है वैसी यात्रा नहीं है ये जागरूकता के लिए निकाला जाती है। और ये अस्कोट से आराकोट यानी अस्कोट पिथौरागढ़ से आराकोट यानी कि उत्तरकाशी तक आपका ये चलती है यात्रा। सबसे पहले ये यात्रा की शुरुआत हुई थी 1974 में, ठीक है, और ये प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होती है भाई, 10 वर्ष। तो पहली 1974 में हुई, उसके बाद 1984 में दूसरी हुई, ठीक है, 1994 में तीसरी हुई, 2004 में चौथी हुई और 2005 में 2014 में 5वीं हुई और 2024 में 6ठी यात्रा थी, ठीक है। तो ध्यान रखना ये। दूसरा, इस यात्रा का जो आयोजन किया जाता है वो पहाड़ संस्था के द्वारा किया जाता है। पहाड़ जो संस्था है जिसे शेखर पाठक ने बनाया था, पहाड़ संस्था के द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। कथन 2 देखना, इस यात्रा का विशेष संकल्प से शिखर नहीं था, ठीक है, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों गलत हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखना 51 क्वेश्चन। स्कंद पुराण के अनुसार केदारखंड यानी कि गढ़वाल और मानसखंड यानी कि कुमाऊं को कौन सा पर्वत विभाजित करता है? देखो गढ़वाल और कुमाऊं को विभाजित करने वाला पर्वत है आपका नंदा देवी पर्वत, ठीक है, नंदा देवी पर्वत इन दोनों को विभाजित करता है। बाकी हाथी जो पर्वत है ये चमोली में है, 67-27 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। भटकोट पर्वतमाला, ध्यान रखना भटकोट पर्वतमाला ये आपका मध्य हिमालय में आता है भाई, मध्य हिमालय। तो जो मध्य हिमालय है, तो मध्य हिमालय का जो गढ़वाल मध्य हिमालय है, गढ़वाल मध्य हिमालय और कुमाऊं मध्य हिमालय, तो गढ़वाल मध्य हिमालय और कुमाऊं के मध्य हिमालय को जो विभाजित करने वाला पर्वत है वो आपका भटकोट पर्वतमाला है, ठीक है। या आप कह सकते मध्य हिमालय को नहीं, गढ़वाल का जो मध्य हिमालय है और कुमाऊं का जो मध्य हिमालय है उसको पृथक करने वाला पर्वत कौन सा है? भटकोट पर्वतमाला। बाकी कारमेर जो पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 7756 मीटर। ये राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, चमोली में स्थित है ये भी। चलो नेक्स्ट देखना 52 क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान से 14 नर्तकों की सुंदर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो 14 नर्तकों की जो सुंदर चित्र प्राप्त हुए कसार देवी मंदिर से, और ये आपका अल्मोड़ा में है भाई, ठीक है। बाकी हुडोली से जो उत्तरकाशी में है, यहाँ से हमें नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं, नीले रंग के शैल चित्र। और यहाँ पर हमें शंख लिपि के प्रमाण भी मिलते हैं भाई, शंख लिपि के प्रमाण और नीले रंग के शैल चित्र हमें हुडोली जो उत्तरकाशी में यहाँ से प्राप्त होते हैं। बनकोट जो पिथौरागढ़ में है, यहाँ से हमें 8 ताम्र मानव आकृति मिलती है, ठीक है। बाकी मलारी जो है चमोली में, इसका उत्खनन का कार्य किया था 1956 में शिव प्रसाद डबराल के द्वारा इसका उत्खनन का कार्य किया गया था जो मलारी है। और यहाँ से हमें बहुत सारे मिले हैं भाई, देखो मलारी से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली है, जैसे 5.2 kg का सोने का मुखौटा मिला है, ठीक है। आपका यहाँ से हिमालय पशु जुगू मिला है आपका, ठीक है। और एक चमड़े का कुतुब मिला है, कुतुब यानी कि बैग टाइप का होता है, ठीक है। समुद्री जीवों के अवशेष मिले हमें यहाँ पर, ठीक है। अश्व के कंकाल मिले हमें यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें मिली हमें आपके मलारी से, सवादान मिले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 53 क्वेश्चन। उत्तराखंड से नागफनी आकार का भव्य शैलाश्रय यानी कि नागफनी का जो आकार है वो शैलाश्रय हमें किस गुफा से मिला है भाई? तो वो गुफा है आपकी लाखों गुफा, ठीक है। और लाखों गुफा के बारे में ध्यान रखना, इसकी खोज हुई थी 1968 में, MP जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और कहाँ पर? अल्मोड़ा में, ठीक है। किस नदी के किनारे हैं ये? सुयाल नदी के किनारे आपकी लाखों गुफा है।
बाकी यहाँ पर मनुष्य और पशुओं के चित्र मिले हैं, मनुष्य और पशुओं के चित्र, ठीक है। बाकी यहाँ पर समूह मनुष्य को कैसे दिखाया गया है भाई, समूह नृत्य में, सामूहिक नृत्य में यहाँ पर मनुष्य को दिखाया गया है, ठीक। बाकी ग्वारकी गुफा जो कि अलकनंदा नदी के किनारे चमोली में है, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमें एक तो पशुचारक संस्कृति की जानकारी मिलती है भाई। क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछे कि पशुचारक संस्कृति की जानकारी हमें किस गुफा से मिलती है, तो आपकी ग्वारकी गुफा से मिलती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर मनुष्य को त्रिशूलों के द्वारा अलंकित किया गया है। किस गुफा में मनुष्य को त्रिशूलों के द्वारा अलंकित किया गया है, तो वो आपकी कौन सी है, ग्वारकी गुफा है, जो कि गढ़वाल में खोजी गई पहली गुफा थी, ठीक। बाकी फड़का नोली के बारे में ध्यान रखना भाई, इसकी खोज 1985 में होती है और ये अल्मोड़ा में है, यशोधर मटपाल के द्वारा इसकी खोज की जाती है। किसकी, फड़का नोली, जो कि अल्मोड़ा में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 54, निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर गलत कथन छानना है। तो राजा मत्य, ये राजा को सलाह देने वाला होता था भाई, कत्यूरी काल में होता था ये, ठीक। करिका बोलते थे या कारिका बोलते थे राजमिस्त्री को, ठीक है। तो ये दोनों तो सही है। बर्मपाल यानी कि बर्मपाल गिरी अथवा पर्वतीय प्रवेश द्वारों की रक्षा के लिए नहीं, बर्मपाल होता था सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन पर कड़ी नज़र रखने वाला, और आपका घटपाल होता था आपका गिरी अथवा पर्वतीय प्रवेश द्वारों की रक्षा करने के लिए। यानी कि कौन सा गलत हो गया भाई, 3 और 4 गलत हो गए, ठीक है। घटपाल क्या होता था, गिरी अथवा पर्वतीय प्रवेश द्वारों की रक्षा करने वाला। धर्मपाल होता था सीमावर्ती क्षेत्रों की आवागमन पर कड़ी नज़र रखने वाला। तो यहाँ पर गलत कथन छाड़ना है, तो गलत कथन आपका 3 और 4 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से सही कथन छानना है, ठीक है। हिमांक और क्वथनांक पुस्तक शेखर पाठक की है, सही है ये, ठीक है। और ये पुस्तक इन्होंने 2024 में लिखी थी। वर्तमान सेतु के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी है, ये भी सही हो गया आपका। भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार 2024 में मिला था राजीव लोचन शाह को, ठीक है। जयसिंह रावत को मिला था 2023 में, और 2025 का भी मिल चुका है। 2025 में मिला है रमेश पहाड़ी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि भैरव दत्त जो धूलिया पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है इसे। सबसे पहले इस पुरस्कार की शुरुआत 2023 में होती है, और ये मिलता है जयसिंह रावत को सबसे पहले 2023 में। उसके बाद 2024 में राजीव लोचन शाह को मिलता है, और 2025 का रमेश पहाड़ी को इसे दिया गया। सारा संस्था के तहत 5 नदियों को शामिल किया गया है भाई, ठीक है। ये 5 नदियों को शामिल किया गया। क्या छाड़ना है यहाँ पर, सही छाड़ना है, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, सारा संस्था हमारे राज्य में इसलिए शुरू की गई है क्योंकि जो हमारे राज्य में नदी नाले जो है, प्रपात है, जो सूख रहे हैं, ठीक है, उनको पुनर्निर्माण करने के लिए सारा संस्था द्वारा उनका क्या किया जा रहा है, चुनाव किया जा रहा है कि ये सारी नदियां हैं, ये सारे जलप्रपात है, इनको पुनः स्थापना करने के लिए सारा संस्था इसमें काम कर रही है। और इसमें 5 नदियाँ हैं भाई, ठीक है। 5 नदियों को शामिल किया गया, जैसे एक है सोंग नदी, ठीक है, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, ठीक है, और एक आपकी गोंडी नदी, ठीक है, और एक आपका है जो 5वीं नदी है आपकी सिप्रा नदी, ठीक है, सिप्रा नदी। तो ये 5 नदियां हैं जिसका चिन्हीकरण किया गया है सारा संस्था के द्वारा, सोंग, सिप्रा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और गोंडी नदी, ठीक। तो ध्यान रखना इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बगवाली पोखर का युद्ध जो होता है वो होता है आपका 1779 में, और ये जो युद्ध होता है ये होता है आपका भाई मोहनचंद और ललित शाह के बीच, जिसमें मोहनचंद पराजित हो जाता है, और ललित शाह जो गढ़वाल का राजा होता है ये इस युद्ध में विजयी होता है। और जब ये युद्ध होता है तो उसके बाद ललित शाह अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को क्या करता है, कुमाऊं का राजा बना देता है, ठीक है। बाकी रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच भी एक युद्ध होता है, ठीक है, 1591 में, और वो युद्ध होता है ग्वालदम का युद्ध। तो ग्वालदम का युद्ध पूछे आपसे, रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच होता है 1591 में। बाकी लक्ष्मीचंद ने मानसा के शासनकाल में गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 57, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, इसको में ध्यान देना थोड़ा। उत्तराखंड जो गौरव दिवस है
ये मनाया जाता है भाई आपका 10 सितंबर को, ठीक है। उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को, ये ठीक है, ठीक है। बाकी उत्तराखंड हिमालय दिवस मनाया जाता है आपका 9 सितंबर को। उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है 19 सितंबर को। और उत्तराखंड प्रेरणा दिवस आपका 12 अगस्त होगा यहाँ पर, ठीक है। 12 अगस्त को मनाया जाता है उत्तराखंड प्रेरणा दिवस। तो यहाँ पर ऑप्शन 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को अवरोही क्रम में, देखो यहाँ पर ये पहचाना था अवरोही, यानी कि अवरोही का मतलब है जो सबसे पहले ऊपर, सबसे पहले नहीं, सबसे बाद में जिसका गठन हुआ है। देखो अल्मोड़ा कांग्रेस बना था आपका 1912 में, ठीक है। उत्तरांचल राज्य परिषद है 1972 का। युवा परिषद है आपका 1976 का, ठीक है। और पर्वतीय विकास परिषद है आपका 1969 का। तो अवरोही क्रम यानी कि जो सबसे लास्ट कौन सा हुआ था भाई, सबसे लास्ट है आपका युवा परिषद, यानी कि 3। तो 3 ऑप्शन में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद आपका 1972 है 3, 2, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा 3, 2, 4, 3, 2, 4, 1 यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 59। देखो निम्नलिखित में से सुमेलित है, सुमेलित करना है भाई आपको, ठीक है। देखो पूर्ववासी जो पत्र है ये आपका गोपेश्वर से नहीं निकलता था, ठीक है, ये निकलता था आपका अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा, ठीक। बाकी अनिकेत जो पत्र है ये निकलता था आपका गोपेश्वर से, गोपेश्वर, ठीक है। बाकी उत्तराखंड दर्पण उधम सिंह नगर से निकलता था। और आज का पहाड़ आपका गलत हो जाएगा, आज का पहाड़ निकलता था पिथौरागढ़ से, ठीक है। बाकी नैनीताल से निकलता था पहाड़ पत्र, ठीक। जैसे आपका यहाँ पर उत्तराखंड दर्पण है वैसे ही उत्तराखंड दर्शन है एक पत्र, उत्तराखंड दर्शन पत्र निकलता था आपका देहरादून से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। बाकी आपका मैंने सही बता दिया, पूर्ववासी अल्मोड़ा से निकलता था, अनिकेत आपका गोपेश्वर से निकलता था, उत्तराखंड दर्पण यहाँ पर सही हो जाएगा उधम सिंह नगर से, और बाकी आज का पहाड़ जो है ये पिथौरागढ़ से निकलता था, ठीक है। तो ये ऑप्शन सारे के सारे गलत है, तो इसमें देख लेना आप। चलो नेक्स्ट देखना, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। प्रजाबंधु जो नामक समाचार पत्र था ये जयदत्त बेला के द्वारा निकाला जाता है, और ये निकाला जाता है 1947 में, ठीक है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारे राज्य से 2 पत्र उस समय निकलते हैं 1947 में। एक देहरादून से निकलता है युगवाणी, ठीक है, और एक अल्मोड़ा से निकलता है आपका प्रजाबंधु 1947 में, ठीक। दूसरा आपका विक्टर मोहन जोशी, इन्होंने पत्र निकाला था स्वाधीन प्रजा, ठीक है, और ये निकाला था 1930 में, अल्मोड़ा से निकाला गया था ये पत्र, ठीक। बाकी कृपाराम मिश्र ने निकाला था आपका गणदेश पत्र 1929 में, ठीक है। कीर्ति शाह के द्वारा भी इनके समय में एक पत्र निकलता है रियासत टीरी नाम से एक पत्र निकाला जाता है। कीर्ति शाह ने ये पत्र निकाला था 1901 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 61। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है आपको। देखो कुमाऊं में चाराल की नियुक्ति सोमचंद के द्वारा की जाती है, सही है ये। देखो सोमचंद क्या करता है, एक किला बनाता है सोमचंद, उस किले का नाम होता है राजभुंगा का किला, राजभुंगा का किला बनाता है सोमचंद, और इस राजभुंगा किले के चारों ओर एक एक किलेदार नियुक्त करता है, ठीक है। और एक एक जो किलेदार होते हैं उसमें से जैसे एक होता है आपका तड़ागी जाति का, ठीक है, और एक होता है आपका बोरा जाति का, ठीक। दूसरा होता है आपका एक, ठीक है। तो 4 किलेदार नियुक्त करता है बोरा जाति, ठीक, तड़ागी जाति का, ठीक है, और एक होता है आपका चौधरी और बोरा, चौधरी और एक होता है आपका कारगी जाति। देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो सोमचंद है वो राजभुंगा किले का निर्माण करता है चंपावत में, ठीक है। और वहाँ पर जब ये राजभुंगा किले का निर्माण करता है तो उसके चारों ओर 4 और किलेदार नियुक्त करता है, और अलग अलग जाति से अलग अलग लोगों को वहाँ पर बिठा देता है उसकी सुरक्षा के लिए। तो जैसे एक बोरा जाति से लिया एक किलेदार, तड़ागी जाति से लिया एक किलेदार, और एक किलेदार चौधरी जाति से लिया, और एक किलेदार कारगी जाति से लिया। इन चारों किलेदारों को कहा गया है चाराल, ठीक है, चाराल कहा गया है। दूसरा देखना, पटरंग वाली प्रथा चलाई इंद्रचंद ने, ठीक है भाई। रेशम उत्पादन सबसे पहले हमारे राज्य में जो रेशम का उत्पादन है वो चंद वंश के राजा इंद्रचंद के द्वारा किया जाता है,
और रेशम के पौधे को और अधिक बड़ा करने के लिए उन्होंने कौन सी प्रथा चलाई? पटरंग वाली प्रथा। और ये ऐसी प्रथा थी जिसमें झूठ बोलना पड़ता था, ठीक है, जितना ज़्यादा झूठ बोलोगे उतना ज़्यादा रेशम अच्छा होगा, ठीक। तो यानी कि ये भी सही है आपका, ये भी सही है। तीसरा देखना कि दिल्ली दरबार जाने वाला प्रथम चंद शासक रुद्रचंद है। देखो, दिल्ली दरबार जाने वाला प्रथम चंद शासक है गरुड़ ज्ञानचंद, गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक है। और ये गरुड़ ज्ञानचंद दिल्ली दरबार, उस समय राजा होता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में गरुड़ ज्ञानचंद दिल्ली दरबार जाता है, ठीक। दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि जो रुद्रचंद है, रुद्रचंद मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम चंद वंश का राजा है। मुगल दरबार यानी कि अकबर के शासनकाल में गया था रुद्रचंद। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। दिल्ली दरबार गरुड़ ज्ञानचंद और मुगल दरबार रुद्रचंद, यानी कि ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या छाड़ना है? गलत छाड़ना है। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। बाकी चौथा ऑप्शन देखना, भारती चंद ने अपनी सेना में सभी जाति के लोगों को भर्ती कराया था, ठीक है भाई। भारती चंद वो राजा है जिसने डोटी पर आक्रमण किया। प्रथम चंद शासक जिसने नेपाल या डोटी पर आक्रमण करने वाला कौन है? भारती चंद है। और इसने अपनी सेना में सभी जाति के लोगों को भर्ती कराया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 62। किस चंद शासक ने सिरथी, पटांग और कस्तूरी नामक और नमक कर लगाया था? तो ये राजा था भाई आपका बाज बहादुर चंद, ठीक है। चंद वंश का सबसे बूढ़ा अत्याचारी राजा बाज बहादुर चंद है। तो इसने ये सारे कर लगाए थे। साथ में इसने मांगा कर भी लगाया था भाई, मांगा कर लगाया था, सिरथी कर लगाया था, पटांग कर लगाया था, कस्तूरी नामा और अपने राज्य में नमक कर भी लगाया था, ठीक है। बाकी यहाँ पर ध्यान रखना कि जगत चंद, इसने एक कर लगाया था भाई ज्वारियों पर। उस कर का नाम था जुआ की बाँच, जुआ की बाँच। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जुआ की बाँच नामक कर या फिर ज्वारियों पर कर लगाने वाला राजा कौन है? जगत चंद है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना, 63। निम्नलिखित में से गलत कथन छाड़ना है भाई यहाँ पर, ठीक है। गढ़वाल वर्णन पुस्तक, गढ़वाल वर्णन पुस्तक है हरिकृष्ण रतूड़ी, हरिकृष्ण रतूड़ी ने लिखी है गढ़वाल वर्णन। हरिकृष्ण रतूड़ी ने एक तो आपका नरेंद्र हिंदू लॉ भी लिखा है, ठीक है। हरिकृष्ण रतूड़ी ने आपका गढ़वाल का इतिहास भी लिखा है और हरिकृष्ण रतूड़ी ने आपका गढ़वाल वर्णन भी लिखा है। बाकी आपका सारे के सारे गलत छाड़ना है, तो ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। बाकी आपका सारे के सारे सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 64 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। पूर्णागिरी मेला चंपावत जनपद में लगता है, ठीक है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में होती है, ये भी ठीक है। डिबेटिंग क्लब कब बनता है भाई? 1870 में, ठीक है। आबकारी विभाग की स्थापना रेमजे के शासनकाल में नहीं, आबकारी विभाग की स्थापना ट्रेल के शासनकाल में होती है। और ट्रेल का शासनकाल यानी कि 1822 में आबकारी विभाग बनाता है। बाकी पौड़ी जिले का गठन ट्रेल के समय नहीं होता है, पौड़ी जिला आपका 1840 में बनता है और उस समय कुमाऊं कमिश्नर लुसिंग गठन थे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपका सही छांटना 1 और 2, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 65। निम्नलिखित में से राज्य के कितने जिलों में वन पंचायतों का गठन किया अधिनियम लागू है भाई? वन पंचायत अधिनियम हमारे राज्य में 11 जिलों में लागू है, सिर्फ 2 जिलों में नहीं है। एक हरिद्वार और यूएस नगर, इन 2 जिलों में वन पंचायत अधिनियम लागू नहीं है। बाकी 11 के 11 जिलों में आपके वन पंचायत है। चलो नेक्स्ट देखना, कुमाऊं में ईसाई मिशनरी का कार्य प्रारंभ हुआ था 1850 में। तो यहाँ पर एक ईसाई आता है, पुर्तगाली या फिर ईसाई बोल सकते हैं, जिसका नाम होता है पादरी रेवरेंट, ठीक है, पादरी रेवरेंट। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कुमाऊं आने वाला पहला ईसाई या फिर पादरी रेवरेंट कब कुमाऊं आया था? तो 1850 में। वैसे ही गढ़वाल आने वाला पहला ईसाई या गढ़वाल आने वाला पहला पुर्तगाली आपका आंतोनियो दी आंद्रेतो था, जो कि श्याम शाह के शासनकाल में 1624 में आता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। देखो 1624 में आंतोनियो दी आंद्रेतो ये गढ़वाल आने वाला पहला पुर्तगाली है भाई। और उस समय राजा कौन था? श्याम शाह, ठीक है, ध्यान रखना इसे। दूसरा 1611 में पहले आने वाला विलियम फिंच आया था, और 1611 में आया था ये मानसा के दरबार में। तो गढ़वाल आने वाला पहला यूरोपियन यात्री कौन है? विलियम फिंच है, जो कब आया था? 1611 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, टिहरी रियासत की जन क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए किस पत्र को इतिहासकारों ने रूस की क्रांति में लेनिन द्वारा संपादित पत्र इत्रा के समकक्ष माना है? तो वो पत्र है आपका युगवाणी,
ठीक है। ये 1947 में इसका प्रकाशन गोपेश्वर कोटियाल और भगवती प्रसाद पांतरी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। बाकी कुमाऊं कुमुद ये 1922 में निकलता है भाई। ठीक है। और बसंत कुमार जोशी के द्वारा ये पत्र निकाला जाता है कुमाऊं कुमुद। वैसे एक और है तरुण कुमाऊं, ध्यान रखना, ये लेंसिडॉन से गढ़वाल से निकलता है, मुकंदी लाल के द्वारा निकाला जाता है तरुण कुमाऊं। और यहाँ पर क्या है, कुमाऊं कुमुद है बसंत कुमार जोशी के द्वारा। बाकी टिहरी रियासत 1901 में निकलता है टिहरी से कीर्तिशाह के द्वारा। समता समाचार पत्र 1934 में निकलता है और ये अल्मोड़ा से निकाला जाता है हरि प्रसाद टमटा के द्वारा। ठीक है। चलो 68 क्वेश्चन देखना। निम्नलिखित में से गलत कथन छांटना है भाई। देखो कोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है, गोथला। ठीक है। ऋषिकेश को बोलता है कुमजा ग्राम। ठीक है। ये पिथौरागढ़ को पुनाड़ नहीं बोलते हैं। ठीक है। पिथौरागढ़ को बोलते हैं सौर क्षेत्र। पुनाड़ नाम है रुद्रप्रयाग का, यानी कि गलत कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। बाकी टिहरी को त्रिहरी भी बोलते हैं, गणेश प्रयाग भी बोलते हैं, गणेश प्रयाग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 69। आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं में कितने परगनों का उल्लेख किया गया था? तो यहाँ पर कितने परगने थे, 21 परगने। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो उत्तराखंड का। निम्नलिखित में गलत कथन चुनना है भाई। देखो अस्कोट का किला है आपका डीडी हाट में। ठीक है। रुद्रपुर का किला आपका रुद्रपुर में नहीं है, यह आपका काशीपुर में है भाई। ठीक है। और इसको बनाने वाले थे शिवदेव। ठीक है। जो आपका कुमाऊं में इसे कुमाऊं का बैरम खां भी बोलते हैं, शिवदेव। ठीक है। हर्षदेव जोशी का पिता आपका शिवदेव, उन्होंने रुद्रपुर का किला बनाया था, यानी कि गलत आपका ऑप्शन बी हो गया। बिसाड़ का किला आपका अल्मोड़ा में है, कलवागढ़ी का किला आपका रुड़की में है। ठीक है। तो बाकी सारे के सारे सही है। बाकी एक रुद्रपुर का किला ध्यान रखना, रुद्रपुर में नहीं है, ये काशीपुर में है। ठीक है। तो ये 71 वाला क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो यानी कि ये चीज वाक और अभिव्यक्ति वाली जो स्वतंत्रता हमने पढ़ी है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 19(1) का ए, तो इसके तहत क्या दिया गया है, वाक व अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। तो यहां पर ये क्या एब्सोल्यूट है, इन पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है? तो यहां पर कुछ ना कुछ यानी कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, इन पे पाबंदी लगाई जा सकती है। तो क्या इसमें दिया गया है, तो प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि किन आधार पे प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो यहां पर पहला है, या प्रतिबंध लगाने की बात अगर हम देखें तो ये एक आर्टिकल है, यहां पर आर्टिकल 19(1) के ए में तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और इसी का अगर हम 19(2) देखें, आर्टिकल 19 का 2, तो इसमें पाबंदी लगाने की बात आई है कि किन किन आधारों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। तो जैसे है भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान, तो ये इन आधारों पे लगाया जा सकता है। आर्टिकल 19(2) के अनुसार ये लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो अवांछनीय आलोचना है इसके आधार पे नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो डी इसका राइट आंसर होना था। तो आर्टिकल 19(2) में इसके अलावा जैसे एकता और अखंडता की बात आती है, भारत के एकता व अखंडता, इसके अलावा जैसे किसी देश के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध, तो वहां पर कोई इस प्रकार से मैत्रीपूर्ण संबंध खराब ना हो, इस प्रकार के विचार वगैरह नहीं आने चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं आर्टिकल 19(2) के तहत कि इन आधारों पे क्या लगाया जा सकता है, आपके वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यानी कि ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, इन पे पाबंदी लगाई जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होना था यहाँ पे वो डी यहाँ पे राइट आंसर होना था। अगला है यहाँ पे 72 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो पहला है यहाँ पे कथन है, कथन फर्स्ट, कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो अगर हम देखें संपत्ति का जो अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी वाला है, तो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार एक तो पहले था 19(1) का जो था एफ यहाँ पे था, और इसके अलावा अनुच्छेद 31। तो इन 2 आर्टिकलों में पहले क्या था, ये संपत्ति का अधिकार यहाँ पे उल्लेखित था, एक आर्टिकल 19(1) का एफ और दूसरा 31। लेकिन बाद में एक संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो संपत्ति का अधिकार होता है उसे मौलिक अधिकारों से हटाकर उसे एक नया आर्टिकल अगर हम देखें तो अनुच्छेद 300A में इसे रखा जाता है, अनुच्छेद 300A में रखा जाता है। और अगर हम भाग की बात करें तो भाग ये हो जाएगा कौन सा, 12 भाग। तो 12वें भाग में आर्टिकल 300A में ये रखा जाता है। तो पहला वाला कथन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सही हो जाएगा। दूसरा वाला कथन दे रखा है कि संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग
अगर हम देखें तो यहाँ पे भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया, तो यानी कि बिल्कुल ये भी राइट आंसर हो जाएगा कि यानी कि भाग 12 के अनुच्छेद 300A में इसे एक लीगल राइट के अधिकार के रूप में यहाँ रखा गया है, विधिक अधिकार के रूप में इसे रखा गया। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होना था सी, कथन फर्स्ट एवं कथन सेकंड दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला यहाँ पे देखते हैं 73 वाला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतरिक्ष प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही होंगे। तो भाग 4 की अगर हम बात करें तो भाग 4 में क्या है, यहाँ पे डीपीएसपी का प्रावधान यहाँ पे किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निदेशक जो तत्व होते हैं उनका प्रावधान भाग 4 में किया गया है। और भाग 4 में आर्टिकल कहां से कहां तक होंगे ये, तो भाग 4 और आर्टिकल 36 से लेकर और 51 तक ये डीपीएसपी का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि भाग 4 में इनमें से कौन से सम्मिलित नहीं है, कौन से सही है। हाँ, कौन सा इसमें भाग 4 के अंतर्गत यहाँ पे होगा, भाग 4 के अंतर्गत इसमें सही होगा। पहला है इसमें वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, यानी कि न्यायालय के द्वारा इनको जबरदस्ती या वाद योग्य होते हैं, न्यायालय द्वारा इनको लागू कराया जा सकता है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये वाद योग्य या परिवर्तनीय न्यायालय द्वारा नहीं होते हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला है वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, तो बिल्कुल सही होगा, यानी कि वाद योग्य नहीं होते हैं डीपीएसपी। जबकि हमने मौलिक अधिकार जब पढ़े हैं तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, वो वाद योग्य होते हैं, न्यायालय द्वारा उनको लागू करवाया जा सकता है, जबकि डीपीएसपी क्या होते हैं, ये वाद योग्य नहीं होते हैं। तो दूसरा वाला कथन सही हो जाएगा। तीसरा वाला है इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, तो यानी कि डीपीएसपी में जो जो यहाँ पर उल्लेखित किए गए हैं, तो यहाँ पर राज्य का कर्तव्य है कि इन विषयों पर कानून बनाए और कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना का जो कॉन्सेप्ट है, जो उद्देश्य है भाग 4 का, उस कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। तो यानी कि तीसरा वाला भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यानी कि राज्य इन पे कानून वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से सही उत्तर होंगे, तो केवल और केवल क्या हो जाएंगे, 2 और 3 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होना है वो डी यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला देखते हैं, इसमें 74 वाला क्वेश्चन है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहां पर हमें संसद के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन होगा जो सही नहीं है। तो पहला है संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, तो बिल्कुल भारत में क्या है, संसदीय प्रणाली है। और भारत ने यह संसदीय प्रणाली कहां से अपनाई है, तो भारत ने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को अपनाया है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सम्मिलित होते हैं। तो बिल्कुल पहला वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा वाला है बी वाला कि संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, तो यानी कि जब भी नई लोकसभा गठित होती है तो सबसे पहला जो कार्य होता है वो मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का गठन करना, तो दूसरा वाला भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा वाला है सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, तो यानी कि यहाँ पे लिखा गया है केवल और केवल निम्न सदन तक सीमित है। निम्न सदन का मतलब किससे हो जाएगा, तो लोकसभा। तो केवल और केवल ये लोकसभा तक सीमित नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर अगर हम देखें लोकसभा के साथ साथ इसमें राज्यसभा के मेंबर भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो यानी कि जो मंत्री परिषद होती है उसमें लोकसभा के अलावा राज्यसभा, संसद का सदन का सदस्य उसे होना चाहिए। तो दोनों के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के हो सकते हैं। तो यानी कि ये लिखा है कि केवल निम्न सदन तक सीमित है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगला है इसमें मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, तो बिल्कुल जो लोकप्रिय सदन है, लोकप्रिय सदन मतलब क्या हो जाएगा, लोकसभा से मतलब हो जाएगा। तो लोकसभा में यानी कि जिस किसी भी की गवर्नमेंट रहेगी तो वहां पर उसको लोकसभा में क्या होना चाहिए, बहुमत उसे प्राप्त होना चाहिए। तो डी वाला भी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद की अगर हम बात करें तो एक आर्टिकल 74 आता है और एक आर्टिकल 75। तो यहाँ पर मंत्री परिषद से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 74 और 75 में दिया गया है। तो हमें यहाँ पे बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सही नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं, इसमें 75 वाला क्वेश्चन है। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में निहित है। तो हमें बताना है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि जो डीपीएसपी है उसमें से कौन कौन से इसमें निहित होगा। तो पहला इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अगर हम संरक्षण की बात करें तो ये कहां पर होगा, ये अनुच्छेद 20 में होगा। अनुच्छेद 20 में हमें बताना है कि डीपीएसपी में कौन सा यहां पे होगा। दूसरा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, तो ये कहां पर होगा, ये अनुच्छेद 21 में हो जाएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान। इसके अलावा जिसे जीवन जीने का अधिकार भी कहते हैं। इसके अलावा सी है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो ये आर्टिकल 29 में यहां पर हो जाएगा।
और पुरुष और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, तो ये कहां पर होगा? तो ये अनुच्छेद 39 का जो डी वाला है, इसमें 39 का डी, तो यहाँ पे 39 के डी में इस पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा डीपीएसपी के अंतर्गत होगा। तो यहाँ पर ये सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत हैं, जबकि जो डीपीएसपी के अंतर्गत हो जाएगा वो डी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि ये डीपीएसपी के अंतर्गत यहाँ पर है। ठीक है, अगला है इसमें 76 वाला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो लोक लेखा समिति, जिसे पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, ये संसद की सबसे पुरानी कमेटी है। इसका जो गठन होता है, तो गठन इसका हो जाएगा 1921 में इसका गठन हो जाता है। और इसमें क्या होता है, विपक्ष का नेता ही, विपक्ष का सदस्य ही को ही इसमें अध्यक्ष बनाया जाता है। लोक लेखा समिति में विपक्ष का मेंबर ही को ही इसमें अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसमें टोटल अगर हम सदस्यों की बात करें तो इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो 22 इसमें सदस्य होते हैं। 15 हो जाएंगे कहां से? 15 लोकसभा से, और 7 होते हैं किससे? राज्यसभा से, राज्यसभा। तो यानी कि कुल मिला के 22 मेंबर यहाँ पे होंगे, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो पहला वाला कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा है, इसमें लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यापारी व्यक्ति इसमें सम्मिलित होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के तो होते हैं, लेकिन ये अन्य वाले इसमें नहीं सम्मिलित होते हैं। तो दूसरा वाला कथन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल कौन सा हो जाएगा? केवल एक ही इसमें सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए होना था इसमें। अगला इसमें 77 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हमें बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं होगा। तो पहला इसमें हिंदू विवाह अधिनियम। तो हिंदू विवाह जो अधिनियम होता है ये 1955 में ही आता है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके अलावा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, तो ये भी 1956 का है, तो ये भी सही है। इसमें संशोधन किया जाता है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम इसमें 2005 में इसमें संशोधन किया जाता है, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। सी वाला है इसमें 73वां संविधान संशोधन, इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। तो ग्रामीण यानी कि जो स्थानीय स्वशासन है ग्रामीण स्तर पे, तो ग्रामीण के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के संबंध में ये यहाँ पे होगा, या जो हमारे पंचायती होते हैं ग्रामीण क्षेत्र वाली पंचायत, तो उसके लिए ये होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, सी वाला राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला इसमें सती अधिनियम, तो 1987 में, तो ये भी बिल्कुल सही है। सती जो अधिनियम है ये 1987 का यहाँ पे होता है, तो राइट आंसर इसका सी होना था। अगला इसमें 78 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। 78 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। उसके बाद दूसरा है इसमें पश्चिम बंगाल की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो केवल भूटान तथा नेपाल से लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 3 देशों के साथ यहाँ पे लगती है। तो 3 देश कौन कौन से हो जाएंगे? तो भूटान हो गया, नेपाल हो गया, और इसके अलावा बांग्लादेश यहाँ पे हो जाएगा। तो 3 देशों के साथ लगती है, न कि केवल और केवल भूटान और नेपाल के साथ। तो यानी कि यहाँ पे दूसरा वाला कथन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तीसरा वाला है इसमें मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, तो बिल्कुल मिजोरम की जो ये बाउंड्री है ये बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती है, तो ये सही हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे बताना कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा, तो 1 और 3 ही इसके क्या हो जाएंगे? यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे 1 और 3 हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो डी यहाँ पे राइट इसका आंसर होना था, डी राइट आंसर। अगला है 79 वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम होगा? तो हमें लगाना है उत्तर से लेकर और दक्षिण के लिए यहाँ पे क्रम लगाना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, इस प्रकार ताप्ती, तो ये यहाँ पर हो जाएंगे। जैसे अगर हम देखें यहाँ, तो यहाँ सबसे ऊपर आता है विंध्याचल की पहाड़ी, विंध्याचल। इसके नीचे अगर हम देखें तो यहाँ सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा। और विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं इन्हीं के मध्य से होते हुए जो भ्रंश घाटी है इसके मध्य से एक नदी गुजरती है, जिसको कहते हैं क्या? नर्मदा नदी इसे कहते हैं, नर्मदा नदी। और सतपुड़ा जो पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिण से जो नदी गुजरती है उसको यहाँ कहते हैं क्या? तापी या ताप्ती। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से इनका क्रम भी होना था। तो हमें नॉर्थ से साउथ के लिए क्रम लगाना था, तो सबसे नॉर्थ में आना था विंध्याचल, उसके बाद नर्मदा, फिर सतपुड़ा और ताप्ती। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो बी यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था।
अगला इसमें 80 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमें एक तरफ दिया है इसमें नदियां दे रखी है, दूसरी तरफ यहाँ पे डेल्टा दे रखा है, तो यहाँ पर हमें बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमें नहीं वाला बताना है। पहला इसमें गंगा, तो गंगा का जो डेल्टा होता है वो चापाकार डेल्टा होता है, चापाकार या त्रिकोण के आकार का ये होगा। यहाँ पे इस प्रकार से जब नदियां आती हैं तो इस प्रकार से ये अलग अलग वितरिकाओं में बढ़ जाती है, तो इस प्रकार से ये इसकी आकृति बन जाती है, तो यानी कि इसे चापाकार कहते हैं, या त्रिकोण प्रकार का ये यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। दूसरा है यहाँ पे गोदावरी, तो गोदावरी का यानी कि ये भी डेल्टा बनाती है, और ये जो डेल्टा होगा वो पंखाकार यानी कि पक्षी के पंख के आकार का पंखाकार हो जाता है, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा वाला है कावेरी नदी, कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में ये डेल्टा का निर्माण करेगी, तो ये अंगुलाकार अंगुलियों के आकार का ये यहाँ पे बनाएगी, तो ये भी सही होना था। लेकिन यहाँ पे जो महानदी वाला है, महानदी भी कहाँ, ये भी डेल्टा का निर्माण करती है, महानदी भी डेल्टा का निर्माण करती है, न कि ज्वार नद मुख का निर्माण यहाँ पे करेगी। ज्वार नद मुख का जो निर्माण होते हैं वो अरब सागर में गिरने वाली नदियां करती हैं, जबकि महानदी डेल्टा का निर्माण करेगी। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो डी, यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला इसमें 81 वाला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत होगा लाल मिट्टी के संबंध में? तो पहला इसमें लो ऑक्साइड की उपस्थिति से इनका रंग लाल होता है, तो बिल्कुल लो ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, लाल मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल यहाँ पे होता है, तो पहला वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा वाला है ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वहां ये अधिक मिट्टी ये पाई जाती है। सी वाला है ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, तो बिल्कुल इसका सर्वाधिक अगर हम क्षेत्रफल देखें तो इन्हीं क्षेत्रों में, तमिलनाडु क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। डी वाला है ये मिट्टियां नदी घाटियों में पाई जाती हैं, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। नदी घाटियों में जो मिट्टी पाई जाती है तो वो मिट्टी मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जलोढ़ प्रकार की मिट्टी वहां पर होगी, तो इसका जो राइट आंसर हमें बताना था कि लाल मिट्टी के संबंध में असत्य कौन सा होगा, तो डी यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। जबकि अगर हम भारत में देखें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में जो मिट्टी पाई जाती है तो वो जलोढ़ प्रकार की मिट्टी होती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है लाल मिट्टी। ठीक है, अगला है यहाँ पे 82 वाला क्वेश्चन है, निम्न में से तारे का जीवन चक्र सही जीवन चक्र होगा? तो तारे का अगर हम सही जीवन चक्र देखें तो सबसे पहले नेबुला, इसी का निर्माण, उसके बाद आदि तारा, फिर लाल दानव, श्वेत वामन और काला वामन, तो इसी प्रकार से इनका क्रम होना था। तो 1 2 3 4 5, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होना था वो सी यहाँ पे राइट आंसर इसका होना था। अगला है इसमें 83 वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो हमें बताना कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं होगा। तो पहला इसमें पंजाब हिमालय, यानी कि ये हिमालय का वर्गीकरण किया गया है नदी घाटियों के आधार पे, और ये किसने किया है? तो ये किया है किसने? सिडनी बुर्रार्ड ने। सिडनी बुर्रार्ड ने नदी घाटियों के आधार पे जो हिमालय है उसको 3 भागों में विभाजित किया है। तो पहला वाला जो हिमालय होता है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। पंजाब जो हिमालय होगा वो सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य होगा, यानी कि इस प्रकार से जो हमारा हिमालय होता है तो नदी घाटियों के आधार पर अगर हम देखें तो पहला वाला जो हिमालय होगा वो पंजाब हिमालय यहाँ पे हो जाएगा, और पंजाब जो हिमालय है वो सिंधु और सतलज नदियों के मध्य हो जाएगा, तो पहला वाला यहाँ पे सही हो जाएगा पंजाब हिमालय। दूसरा है इसमें कुमाऊं हिमालय, तो कुमाऊं हिमालय की बात करें तो कुमाऊं हिमालय कहाँ से कहाँ तक आता है? तो ये सतलज से लेकर कहाँ तक आता है? काली नदी तक का आता है, सतलज से लेकर काली नदी तक, तो ये हो जाता है यहाँ पे कुमाऊं हिमालय। और उसके बाद अगर हम देखें तो काली नदी से लेकर और तीस्ता नदी तक, काली नदी से लेकर और तीस्ता नदी तक, तो यहाँ हो जाएगा कौन सा? नेपाल हिमालय। और उसके बाद तीस्ता नदी से लेकर और जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो वहां तक का जो हिमालय होगा वो कहलाएगा कौन सा? असम हिमालय। तो ये हिमालय का वर्गीकरण सिडनी बुर्रार्ड ने 4 भागों में नदी घाटियों के आधार पर किया है, तो पहला वाला कथन सही है। दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तो ये यमुना से नहीं बल्कि यमुना की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे? सतलज से लेकर काली नदियों के मध्य होगा। तीसरा वाला है नेपाल हिमालय, तो ये काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य होगा, तो ये भी सही हो जाएगा यहाँ पे। चौथा वाला है असम हिमालय, तो ये तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे गलत होगा या सही सुमेलित नहीं होगा, तो यहाँ पे बी वाला इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। चलिए आगे 84 वाला क्वेश्चन है, भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये महात्मा गांधी के द्वारा नटाल कांग्रेस की स्थापना की जाती है, और ये स्थापना कब की जाएगी? तो ये 1894 में, 1894 में, 22 अगस्त 1894 को। और ये कहां पर करेंगे महात्मा गांधी? तो इस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में
जो आंदोलन वहाँ पे चल रहे होते हैं वहाँ पर महात्मा गांधी रहते हैं, तो यहीं पर रंग भेद से संबंधित जो चीज़ें यहाँ पे चलती हैं, तो उसी के विरोध में एक संगठन बनाते हैं इंडियन नटाल कांग्रेस, महात्मा गांधी 1894 में। तो इसका राइट आंसर होना था ए। अगला है इसमें 85 वाला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना। तो अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये कब हुई है, तो ये 1927 में ये हुई है। और कहाँ पर यह स्थापना होगी, तो ये पुणे में होती है। पुणे में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना होगी। और कौन इसके संस्थापक होते हैं, तो एक आयरिश महिला होती है मार्गरेट काजिंस। मार्गरेट काजिंस ये आयरिश महिला रहती है। तो इन्हीं के द्वारा अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की जाती है 1927 में। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो सी राइट आंसर होना था। अगला इसमें 86 वाला है, जीतल नामक तांबे के सिक्के को जारी किया था। तो किसने जीतल नामक तांबे के सिक्के को जारी किया था, तो ये जारी करने वाला होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे, एक तांबे का जीतल और एक तांबे का जीतल होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है चांदी का टका। तांबे का जीतल, तांबे का जीतल और दूसरा हो जाएगा चांदी का टका। तो ये दोनों के दोनों चलाता है कौन, इल्तुतमिश। जबकि अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी क्या किया है, एक सांकेतिक मुद्रा यहाँ पे ये चलाता है, सांकेतिक मुद्रा। तो ये 1329-30 में इस समय सांकेतिक मुद्रा चलाएगा MBT। तो इसमें जो राइट आंसर होना था वो यहाँ पे होना था कौन सा, डी यहाँ पे राइट आंसर होना था। अगला है 87 वाला क्वेश्चन है, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था संबंधित थी। तो ये क्या था, एक सैनिक प्रशासन से संबंधित था। तो ये किसके द्वारा चलाई गई थी, तो अकबर के द्वारा ये शुरू की जाती है मनसबदारी व्यवस्था, और ये सैन्य प्रशासन से संबंधित एक व्यवस्था थी। तो सी इसका राइट आंसर होना था। 88 वाला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध या आंग्ल मराठा युद्ध जिसे कहते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो आंग्ल मराठा युद्ध 3 आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं। तो यहाँ पर हमें पहला वाला आंग्ल मराठा युद्ध पूछा गया है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किसके द्वारा हुआ है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो ये चलता है 1775 से लेकर 1782 तक, 1775 से लेकर 1782 तक ये चलेगा। और ये सूरत की संधि के द्वारा ये शुरू होता है, इसके द्वारा ये शुरू होगा। और ये कौन सी संधि के द्वारा, तो सालाबाई की संधि। तो सी इसका राइट आंसर होना था। तो इस सालाबाई संधि के द्वारा ये क्या होता है, ये यहाँ पे समाप्त होता है। तो सी यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध ये हो गया। दूसरा अगर हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो ये 1803 से लेकर और 1805 तक ये चलता है। तीसरा वाला आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो ये चलता है 1817 और 1818 में। और इसी तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के द्वारा क्या हो जाता है, जो मराठा साम्राज्य होता है वो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय उसका हो जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर होना था सी। अगला है 89 वाला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है किससे संबंधित, यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ। यानी कि बुद्ध की शरण में जाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो ये बुद्ध, धम्म और संघ क्या हो जाएंगे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर बुद्ध धर्म के यानी कि विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक, तो ये बौद्ध धर्म के यानी कि जो महात्मा बुद्ध है उनके विचारों को इनके माध्यमों से प्रसारित किया गया है। तो ये यहाँ पर इसका त्रिरत्न में होना था सी इसका राइट आंसर। अगला इसमें 90 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो यहां पर हमें बताना कि बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा नहीं होगा। तो बिम्स्टेक में अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1997 में। और यहां पर एक आता है बैंकॉक घोषणा। बैंकॉक घोषणा के माध्यम से ही क्या होता है, बिम्स्टेक की स्थापना होती है। इसमें कुल सदस्यों की बात करें तो कुल सदस्य इसमें होंगे कितने, इसमें 7 देश इसमें होंगे, 7 देश। इसमें अगर हम बात करें दक्षिण एशिया से इसमें कितने देश होंगे, तो दक्षिण एशिया से इसमें 5 देश इसमें होते हैं। अगर दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया से इसमें कितने देश हो जाएंगे, तो यहां से 2 देश इसमें हो जाएंगे। तो यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो भारत इसका मेंबर है, नेपाल इसका मेंबर है, म्यांमार इसका मेंबर है, लेकिन यहां पर पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। डी यहां पे इसका राइट आंसर यहां पे होना था, यानी कि पाकिस्तान बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। इसके अलावा अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और श्रीलंका, ये यहाँ पर 5 देश होते हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो यहाँ पर म्यांमार हो गया और थाईलैंड हो गया, ये इसके मेंबर हो जाएंगे। तो यहाँ इसका राइट आंसर डी होना था। अगला 91 वाला क्वेश्चन है, सम्मिलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम या जिसे IRDP के नाम से जाना जाता है शॉर्ट में, IRDP।
तो ये प्रोग्राम कब से शुरू हुआ? वैसे ये जो IRDP वाला कार्यक्रम ये 1978 में बनता है, लेकिन जो शुरू होता है वो शुरू हो जाएगा कब से? 1980 से ये शुरू हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी होना था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के विकास के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है। तो 1978 से वैसे शुरू होगा, लेकिन जो लागू होता है वो 1980 से ये लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के उसमें अगर हम देखें तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा। अगला इसमें 92 वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को कब शुरू किया गया था? तो 2007-8 से इसे शुरू किया जाता है। जबकि अगर पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो ये कब आता है? तो ये आएगा 2013 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तो ये होगा 2013 का, और जो ये मिशन है तो ये 2007-8 में ये शुरू हो जाता है। अगला है 93 वाला क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं कीमत मूल्य आयोग राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे क्या कहते हैं? MSP के नाम से जिसे जाना जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से जिसे जाना जाता है। तो यहाँ पर कितने फसलों के लिए ये दिया जाता है? तो यहाँ पर कुल 23 फसलें हो जाएंगी, 22 अनिवार्य फसल हो जाएंगी, 22 अनिवार्य फसल प्लस इसमें एक होता है गन्ना। गन्ना के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य यहाँ पे दिया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें ये, तो ये 23 फसलें यहाँ पे होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, पहले अगर ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना वैसे 1965 में इसकी स्थापना होती है। 1965 में जब इसकी स्थापना होती है तो तब इसका नाम केवल और केवल क्या होता है? कृषि मूल्य आयोग इसका नाम होता है, कृषि मूल्य आयोग, कृषि मूल्य आयोग। और बाद में यानी कि इसका नाम चेंज किया जाता है बाद में, यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो ये नाम इसका रखा जाएगा कब? 1985 में ये चेंज किया जाता है कृषि मूल्य आयोग से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यहाँ पे इसका नाम रखा जाता है। इसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि अंतिम निर्णय जो ये MSP का अंतिम निर्णय है उस पर कौन लेता है? तो अंतिम निर्णय लेता है आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है, तो वह MSP पर अंतिम निर्णय वहां पे लेती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होना था तो वो यहाँ पे इसका सी राइट आंसर यहाँ पे होना था। 94 वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस है? तो पेरिफेरल का मतलब जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है तो वह पेरिफेरल होती है। तो यहाँ पर अगर हम प्लॉटर की बात करें तो ये है, और दूसरा इसमें स्कैनर। तो यही दो यहाँ पर इसका ये दो यहाँ पे राइट आंसर होना था। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे कौन सा? 1 और 3। तो यानी कि इसका राइट आंसर होना था यहाँ पे बी राइट आंसर। अगला है 95 वाला क्वेश्चन है, गूगल ने अपना दुनिया का चौथा एशिया का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहां पर लॉन्च किया है? तो ये कहां पर किया है? तो इसका राइट आंसर यहां पे होना था बी हैदराबाद में। 96 वाला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस सी क्या करता है? तो कंट्रोल प्लस सी क्या करता है? चयनित आइटम को काटता है, तो ये गलत हो जाएगा। चयनित आइटम की प्रतिलिपि बनाता है, तो प्रतिलिपि यानी कि कॉपी करेगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे बी राइट आंसर यहाँ पे होना था। तो बी है इसका राइट आंसर। 97 वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति का सबसे कम एक्सेस समय होता है? तो ये यहाँ पे हो जाएगा रजिस्टर। तो बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होना था। अगला है 98 वाला क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो अभी ईरान और इजराइल के मध्य जो युद्ध वहां पे चल रहा है, तो इसमें भारत की ओर से वहां से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु को यहाँ पे शुरू किया गया था। तो ये अभी यहाँ पे हुआ ऑपरेशन गंगा। तो ये यूक्रेन से भारतीय लोगों को निकालने के लिए ये ऑपरेशन गंगा यहाँ पे चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो ये अफगानिस्तान से चलाया जाता है, अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए। और ये कब की बात है? तो ये 2021 में ये यहाँ पर जब तालिबान का आक्रमण वहाँ पे, तो उस समय ये भारत की ओर से यहाँ पे चलाया जाता है। ऑपरेशन संकट मोचन की बात करें तो ये दक्षिणी सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत की ओर से ये ऑपरेशन चलाया जाता है। और ये कब का होगा? तो ये 2016 का ये होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होना था वो ए यहाँ पे राइट आंसर होना है। 99 वाला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 2025 में कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पे 71 वाला स्थान मिला है। तो बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होना था। लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें केंद्र सरकार ने फास्टैग की नई योजना के तहत कितने रुपए का फास्टैग आधारित वार्षिक पास जारी करेगी? तो इसका जो राइट आंसर है 3000 रुपये वार्षिक के आधार पे। तो ए इसका राइट आंसर है।